ओके। सर लेट मी नो, मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am, it is visible. Alright. So once again, Assalamu alaikum everyone. My name is Muskan, one of the moderator of iCode Guru. वेबिनार शुरू करने से पहले iCode Guru का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो iCode Guru का इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है। iCode Guru का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। iCode Guru पे हम अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज से लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं एक साथ। सो iCode Guru का मिशन क्या है? iCode Guru का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है स्टूडेंट के साथ उनको इंट्रोड्यूस करवाना, इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। iCode Guru का फोकस क्या है और हम काम कैसे करते हैं? तो iCode Guru पे पर डे एक दिन में 20 प्लस सेशंस जो है रन करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए। एक वीकली वेबिनार जो कि सैटरडे वेबिनार जिसमें हम सारे अभी मौजूद हैं। 2 वीकली वर्कशॉप्स वीकेंड पे अरेंज की जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि हम लर्न कर सकें। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स के मल्टीपल जो सेशंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम लोग अपनी अवेलेबिलिटी के मुताबिक iCode Guru के इस सेशन को ज्वाइन कर सकें और बेसिक पाइथन लर्न कर सकें। देन मल्टीपल आर्ट्स कोर्सेज, डिलिंगुअल कोर्सेज, जीआरई कोर्सेज जो कि हेल्प आउट करता है स्कॉलरशिप को हंट करने के लिए। तमाम कोर्सेज iCode Guru पे 100% फ्री हैं। देन डीएसई कोर्सेज, लीड कोड के कोर्सेज जो कि हमें हेल्प आउट करता है फैंग जैसी कंपनीज के इंटरव्यू को क्रैक करने में और हमारी प्रोग्रामिंग सॉल्विंग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं प्रोग्रामिंग की उन्हें अ, ठीक बनाने में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करने में। देन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स जैसे एडवांस कोर्सेज भी iCode Guru पे रन किए जाते हैं जिनमें जेएनआई के कोर्सेज भी शामिल हैं। ये सारे सेशंस जो हैं, जो क्लासेस हैं, वो iCode Guru के एफबी पेज पे मौजूद होती हैं। अगर हमारी लाइव सेशन जो है, लाइव क्लास जो है मिस हो जाए तो हम iCode Guru से प्रीवियस सेशन क्लास की रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं। तो बात करते हैं iCode Guru की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। iCode Guru के 700 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स में और कोडिंग कंपटीशंस में। iCode Guru अपने स्टूडेंट्स की मदद करता है फुल्ली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करने में ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। iCode Guru सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प आउट नहीं करता। iCode Guru इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब सिक्योर करने में भी स्टूडेंट्स की मदद करता है क्योंकि हम लोग हर हफ्ते और 24/7 जो iCode Guru की 150 प्लस मॉडरेटर्स की टीम है वो स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को 24 घंटे रिव्यू कर रही होती है। और डेफिनेटली जिन स्किल्स पे iCode Guru काम करता है तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्ट हो सकें। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हम सभी ने नाम सुना है जिसका एक पॉपुलर पजल डे होता है CSFT एक्स, इसमें 9 पजल्स होते हैं, 9 क्वेश्चंस होते हैं और हमें ये मौका मिलता है कि हम टीम्स के थ्रू इस पजल डे में पार्टिसिपेट करें। 2024 में iCode Guru की 38 टीम्स ने 9x9 पजल सॉल्व किए थे और आफ्टर यूएस सेकंड रैंक बना था इस वर्ल्ड क्लास पजल डे में। और 2024 की बात की जाए, सॉरी 2025 की बात की जाए तो iCode Guru ने इस पे बेनतहाशा वेबिनार्स करवाए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें 71 प्लस यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। iCode Guru के मॉडरेटर्स की मदद से हमने वेबिनार्स कंडक्ट किए। तो नतीजा ये हुआ कि 259 टीम्स ने 9x9 पजल सॉल्व किए और 2025 में इस पजल डे में टॉप 1 रैंक हासिल की बिफोर अमेरिका। तो पाकिस्तान जो है यहाँ पे रिकग्नाइज हुआ क्योंकि इसमें iCode Guru की जो मेंटर्स हैं और iCode Guru के जो मॉडरेटर्स हैं उनकी सेल्फलेस एफर्ट्स जो हैं वो शामिल हैं। देन 2025 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का इवेंट कोडिंग प्लेस जिसमें हमें मौका मिलता है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करें और उनको पढ़ाएं CS106A बेसिक कोर्स पाइथन और कैली प्रोग्रामिंग का। 2024 में iCode Guru से 72 मेंटर्स और टीए सिलेक्ट हुए थे इस प्रोग्राम में और 2025 में iCode Guru के वेबिनार्स की अवेयरनेस की वजह से 240 प्लस मेंटर्स, टीचिंग असिस्टेंट या सेक्शन लीडर सिलेक्ट हुए कोडिंग प्लस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, विच इज अनदर बिग अचीवमेंट। MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम
जो कि एक स्कॉलरशिप है जिसमें 8,000 पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया, 320 ग्लोबल सिलेक्शन हुई, और अगेन 3 आईकोट गुरु के स्टूडेंट शामिल हैं। एमआईटी की इस फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है इसको अचीव करने में जिनमें उनको मौका मिला कि वो फाउंडेशन ट्रैक पे डेटा साइंस स्किल्स, एडवांस डेटा साइंस स्किल्स को लर्न कर सकें। देन 301 स्टूडेंट्स फ्रॉम आईकोट गुरु जिन्होंने पार्टिसिपेट किया गूगल कोड जैम में 2023 में, जो कि सन 2023 की ये हाईलाइटेड न्यूज़ रही है। देन 3 इंटर्न्स इतिहाद एविएशन उन्होंने ज्वाइन किया, हेडक्वार्टर्स अबू धाबी, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन विन करने के नतीजे में। तो ये एक पोस्टर है, ये एक स्लाइड है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि फॉल 2024 में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स यूएसए में जिन यूनिवर्सिटीज ने के स्टूडेंट्स ने ग्रैब की थी पाकिस्तान से, जो कि आईकोट गुरु के स्टूडेंट्स थे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायद आजम यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूईटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी और जीसीयूएफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट शामिल हैं, जिन्होंने यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज़ में सन 2024 में फुली फंडेड एडमिशन सिक्योर किए हैं, स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं फुली फंडेड एमएस और पीएचडी की। और अगर उनकी प्रोफाइल पे बात की जाए तो उनका सीजीपीए की रेंज 3.1 टू 3.8 के दरमियान, आइट्स रेंज 6.5 टू 7.5, जीरो पब्लिकेशन, कोई पब्लिकेशन नहीं थी। काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं हुआ था। 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, कोई जीआरई देना नहीं पड़ा, स्टडी गैप 1 to 15 ईयर्स का, जो ये काफ़ी ज़्यादा है। और 100% फ़ी वेवर उन्हें रिसीव हुआ एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए। स्कॉलरशिप स्टाइपेंड $1,100 to $3,000 पर मंथ, और उन्हें कोई बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक विजुअलाइजेशन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि इस बार चार्ट में कि आईकुड गुरु के मेंबर्स, आईकुड गुरु की जो कम्युनिटी है वो ईयर बाय ईयर किस तरह से इंक्रीज हो रही है। 2021 में आईकुड ग्रुप पे 5,000 प्लस मेंबर्स थे, बेसिकली इट्स अ डमी डेटा। और साल दर साल 2025 में आईकुड ग्रुप के पास जो हैं 40 प्लस के की कम्युनिटी है, 40 प्लस के मेंबर्स हैं, प्लस दिस इंटरनेशनल अचीवमेंट्स। तो ये एक पाई डायग्राम है। इस विजुअलाइजेशन में हम ये देख सकते हैं कि फुल्ली फंडेड एडमिशन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने ग्रैब किए थे स्टूडेंट्स ने 2022 से 2024 तक, तो उनके स्टेट्स कुछ ये हैं कि 2022 में कायद आजम यूनिवर्सिटी, कायद अवाम यूनिवर्सिटी, विचुअल यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट शामिल हैं। देन 2023 में यूटी टेक्सला, जीसीयूएफ के स्टूडेंट शामिल हैं। और 2024 के जो स्टेट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज शामिल हैं जिनके स्टूडेंट्स ने यूएस की 19 यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड एडमिशन ग्रैब किए हैं, वो हम प्रीवियस स्लाइड्स पे पोस्टर पे देख चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार और सेशन। आईकोड ग्रुप पे रजिस्ट्रेशन के लिए iCode.guru/join को गो थ्रू कर सकते हैं, और आईकोड ग्रुप के ऑफिशियल एफबी पेज को भी वॉच कर सकते हैं। तो अब आते हैं आईकोड के वेबिनार के मेन टाइटल पे, कि आज का जो आईकोड ग्रुप का सैटरडे वेबिनार का जो मेन टाइटल है वो है नेविगेटिंग योर करियर इन टेक इनसाइट्स फ्रॉम अ मेटा इंजीनियर। और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर मोहम्मद उस्मान है, जो कि प्रोडक्शन इंजीनियर है मेटा के। तो थोड़ा सा तारुफ करवाना चाहूँगी मैं वेबिनार का शुरू करने से पहले कि सर की जो बीएस जो बैचलर्स है, सर की जो एजुकेशन है, सर ने बैचलर्स किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। तो सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और सर इस वक्त मेटा में प्रोडक्शन इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे आईकोड ग्रुप पे काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते होंगे कि न्यू पार्टिसिपेंट मोस्टली जो सोचते होंगे कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है। तो यहाँ से ये अंदाज़ा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो सर का जो बैचलर्स है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से है, सीएस में। और अगर मैं बात करूँ सर के एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो सर ने अपनी जर्नी शुरू की थी 2012 में, 2012 में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और देन सर ने अपनी जर्नी का आगाज़ करने के बाद जो है मल्टीपल जो कंपनीज हैं उनमें काम किया, जिसमें 5 राइवर्स टेक्नोलॉजीज और एवाथॉन और वेफेयर जैसी कंपनीज शामिल हैं। और सर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शुरू किया था टू सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और करंटली सर मेटा में काम कर रहे हैं एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर। तो मैं सर का वेलकम करना चाहूँगी। लेकिन वेबिनार शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। लेट मी शेयर ऑफ माय स्क्रीन। वेबिनार शुरू करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट यहाँ पे करना चाहूँगी कि हम सभी को पता है, ऑलराइट, तो हम सभी को पता है कि जो आईकोड ग्रुप के फाउंडर हैं
आईकोट ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जफर शाहिद हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्ड प्रेसिडेंशियल वॉलंटियर सर्विस अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। और सर की जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स एजुकेशन कम्युनिटी सर्विस ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसी की बदौलत हुआ है। और इट इज़ नॉट जस्ट अ पर्सनल अचीवमेंट, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल इंटायर आईकोट गुरु टीम। और ये रिफ्लेक्ट करता है सर की एफर्ट्स को, पैशन को, कमिटमेंट को, जो उनकी टुवर्ड्स ए क्रिएटिंग मीनिंगफुल इम्पैक्ट। So I'm just proudly share this amazing news with all of you that congratulations to Dr. Zafar, to the whole entire Arkhut Guru team, Dr. Rizwan, Sir Amir. The work is being recognized on a global level, and this is just the beginning. So let's continue striving for excellence and uplifting communities around the world. So thank you so much for listening and give me a few minutes. So sir, हम आज का वेबिनार शुरू कर सकते हैं। तो सर मोहम्मद उस्मान, ओवर टू यू। एंड थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। आप ट्रेवल कर रहे थे और फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला वेबिनार के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मुस्कान एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मुस्कान ने थोड़ा सा बता दिया हिस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा मैं खुद बाकी बता दूंगा। तो आज हम थोड़ी सी, मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं लैंड किया मेटा न्यूयॉर्क ऑफिस से। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट करता हूँ अपने बैकग्राउंड से, और फिर हम बात करेंगे कि एज ए स्टूडेंट जब आपने टेक में अपना करियर स्टार्ट करना है तो इस वक्त आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो जैसे मुस्कान ने बताया, मैं सब मेटा में काम कर रहा हूँ। मैं मेटा में कैसे पहुंचा, थोड़ी सी जर्नी में बात करेंगे। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को आमतौर पे पाकिस्तान में समझा जाता है कि शायद एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, बट आई थिंक रियली डिपेंड्स आप कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह से आप पढ़ रहे हैं। मेन चीज़ डिपेंड करती है वो आपकी स्किल सेट है और आपकी चीज़ें हैं। मैं उनके बारे में भी बात करूंगा कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए और किस तरह से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं मेटा में। मैं इस वक्त टेक लीड हूँ और मेरे पास एक टीम है जिसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। मेटा से पहले मैं वेफेयर में था। वेफेयर भी यहाँ की एक टेक कंपनी है, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, चीज़ें बेचते हैं और खरीदते हैं। और उससे पहले एक स्टार्टअप था एवाथॉन, उससे पहले पाकिस्तान में ही 5 रिवर्स टेक्नोलॉजी, उसमें था मैं। अ, अच्छा, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब बताता हूँ मैं कि मैं पहुंचा कैसे हूँ मेटा तक। मेटा तक पहुंचने के लिए जब मैं यूएस मूव हुआ, यूएस कैसे मूव हुआ उसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। आप लोग अगर मे बी आप बहुत से सेशन चलते रहते हैं क्लाउड पे, आई कोड पे, आपको गाइडेंस मिलती रहती होगी। मैं थोड़ा सा क्विकली बता दूँ, यूएस मूव होने के 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए आते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जो नॉर्मल तरीका है वो ये है मास्टर्स के लिए आना। मास्टर्स के लिए आना निस्बतन आसान है, जॉब का मिलना डायरेक्टली थोड़ा मुश्किल होता है। मैं इसमें लकी था कि मुझे डायरेक्ट जॉब ऑफर हुई थी और मैं H1 पे यूएस मूव हो गया था। मूव होने के बाद यहाँ पे फिर जब आपने यहाँ का जो वर्किंग स्टैंडर्ड है इट्स इंटायरली डिफरेंट पाकिस्तान से। यहाँ के जो इंटरव्यू प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पे जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया, उसकी तैयारी स्टार्ट की। और जो बेसिक चीज़ें आपने, जैसे कोई भी फाउंडेशन जो बिल्ड करनी होती है, तो आप भी अगर अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको उन फाउंडेशन पे फोकस करना चाहिए। जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, नेटवर्किंग है, डेटा बेसिस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इन इन बेसिक फाउंडेशन पे मैंने काम किया और फिर मैंने इंटरव्यू करना स्टार्ट किए। तो इवेंचुअली आई वाज एबल टू क्रैक मेटा इंटरव्यू कुछ अटेम्प्ट्स के बाद। तो ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री। जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपने अपना जो टेक करियर स्टार्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। अच्छा, मुझे पूरा फॉर्मेट जो है मैं इस तरह से लेके चलूंगा कि मे बी मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि जर्नी क्या चल रही है, इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, और एंड पे थोड़ा सा हम टाइम जो है वो क्वेश्चन और आंसर्स के लिए रख लेंगे। मेरे पास कुछ स्लाइड्स तो नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं था स्लाइड्स बनाने के लिए, बट मेरे पास जो जहन में है कुछ पॉइंट्स, मैं उनके मुताबिक जो है पे बात करता जाऊंगा। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। जब मैंने टेक करियर में स्टार्ट किया था, दैट वाज 2012। जब डिग्री स्टार्ट की थी दैट वाज लाइक 2008। उस वक्त का जो दौर था उसमें, या वो जो अर्ली 2000s का दौर था, उससे भी थोड़ा पीछे जाऊं तो वो मेनली था जिसमें वेब का, बिल्कुल वेब स्टार्ट हो रही थी। लोगों को PHP, HTML, CSS, इस तरह की स्किल्स के लोग रिक्वायर्ड थे। लोग जो PHP सीख रहे थे उनको जॉब्स मिल रही थी। जो उस वक्त डॉट नेट का दौर भी था, PHP थी, डॉट नेट था, थोड़ी बहुत जावा थी। जिनके पास वो स्किल्स थी वो उनको आसानी से जॉब्स मिल रही थी। जब लेट 2000 आया तो उस वक्त मोबाइल का दौर आना शुरू हो गया था। उससे पहले ब्लैकबेरी था, फिर एंड्रॉयड आया, फिर iOS आया। तो मोबाइल की जॉब मार्केट में आना शुरू हो गई। अब आपको PHP और
CSS के साथ साथ अब आपको थोड़ा सा ना मोबाइल का भी पता होना चाहिए था, या तो जावा पता होती, या उस वक्त ऑब्जेक्टिव सी थी उसके लिए, आईफोन के लिए। तो उन लैंग्वेजेस का ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ। 2012 13 14 में मोबाइल का बूम था उस वक्त। फिर स्टार्ट हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि जब आपके पास लेट्स से वेब प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे वेबसाइट्स चल रही हैं, तो आपने उसके लिए सर्वर सेटअप करने हैं, आपने बैकएंड पे डेटा सेंटर्स बनाने हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आना स्टार्ट हो गया कि गूगल ने, अमेजोन ने, AWS और माइक्रोसॉफ्ट ने, कुछ कंपनीज ने क्लाउड का सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। तो ये वो स्किल थी जो उस वक्त रिक्वायर्ड थी, और जिनके पास क्लाउड की स्किल जिन्होंने उस वक्त एक्वायर की, उनको बड़ी आसानी से अच्छी जॉब्स मिल गई। अच्छा, क्लाउड के बाद फिर जब आप 2015 16 की बात करें, उस वक्त थोड़ा सा AI का और डेटा साइंस का बूम आना स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं था कि पिछली टेक्नोलॉजीज खत्म होती जा रही थी, पिछली टेक्नोलॉजीज वेब वेब वहीं की वहीं है, मोबाइल वहीं का वहीं है, और क्लाउड कंप्यूटिंग वहीं की वहीं है, लेकिन नई चीज़ें आती जा रही थी। तो उस वक्त फिर साथ डेटा साइंस उसका ट्रेंड काफ़ी स्टार्ट हो गया, AI का ट्रेंड काफ़ी स्टार्ट हो गया। जब कोविड आया, कोविड के अंदर उस वक्त मशीन लर्निंग और AI पे बहुत सारा काम हो रहा था, तो उसकी लोगों को जॉब्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, तो जिनके पास वो स्किल सेट थी उनको जॉब्स मिल रही थी। मोबाइल फ़ोन और वेब की मार्केट इतनी सेचुरेट हो चुकी हुई थी कि उसमें जो जॉब्स थी उनमें आपको सैलरीज कम ऑफर हो रही हैं, या वो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, वो जॉब लेना मुश्किल थी। लेकिन अगर आप डेटा साइंस में जा रहे हैं और अगर आप AI में जा रहे हैं तो आपको आसानी से मिल रही थी। तो जब ChatGPT आया 2022 के शुरू में, 23 के शुरू में आई थिंक, तो उस वक्त टोटल चीज़ें चेंज हो गई। AI की ही एक ब्रांच है, जो जनरेटिव AI जिसको कहते हैं। तो उसके बाद LLMs और जनरेटिव AI और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसकी जॉब्स का बूम आना स्टार्ट हो गया। तो इस वक्त जो इंडस्ट्री का ट्रेंड है, आपने रिसेंटली, आई डोंट नो अगर आप में से कुछ लोगों ने न्यूज़ सुनी हो, इस वक्त तो गेम चल रही है सारी कि कौन कितना बेहतर AI के जो मॉडल हैं वो बना सकता है। जैसे ओपन AI है, या मेटा का लामा मॉडल है, गूगल का जेमिनाई है, क्लॉड है, मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स हैं। और उसके लिए जो एक स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड होती है, वो है आपको LLM रिसर्चर की एक जॉब होती है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल्स को ट्रेन कैसे करना है। जो न्यूज़ की मैं बात कर रहा हूँ, मेटा ने रिसेंटली $100 मिलियन साइन ऑन बोनस ऑफर किया है उन इंजीनियर्स को जो ओपन AI में काम कर रहे हैं। 100 मिलियन मेरे ख्याल में 28 अरब रुपए बनते हैं, कि सिर्फ जॉब के वक्त साइन ऑन बोनस है, ये कि आपको बोनस मिलेगा अगर आप मेटा में ज्वाइन कर लेंगे। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त दुनिया में, क्योंकि जनरेटिव AI बहुत ज़्यादा उसकी जॉब्स आने वाली हैं, उसकी वजह से वो स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जिनको जनरेटिव AI का पता है, जिनको जो LLM रिसर्चर्स हैं एक्चुअली, और उनके पास वो स्किल है। तो और आने वाले चंद सालों में मुझे लगता है कि यही वो स्किल है जो काम देगी। यानी आप AI के अंदर और जनरेटिव AI के अंदर, स्पेसिफिकली LLMs की एक्सपर्टीज़ के अंदर, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हाईली पेड जॉब्स होने वाली हैं। तो जैसे जैसे ओवर द टाइम टेक इवॉल्व करता गया, जॉब मार्केट भी इवॉल्व करती गई, मुख्य तरह की जॉब्स आती गई। उसके बाद फ्यूचर क्या होने वाला है वो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आई एम सॉरी, ये मेरे घर का स्मोक अलार्म बज पड़े हैं। गिव मी सेकंड, देखता हूँ क्या हो रहा है। मुझे 2 मिनट। अच्छा, आई एम बैक, सॉरी, पता नहीं क्या हुआ था, घर के अलार्म बजने शुरू हो गए थे। अच्छा चलें, खैर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट, क्योंकि AI तो इज देयर, जो LLMs हैं, जो मॉडल्स हैं, दे आर देयर। बट ये जो मॉडल्स हैं, इट्स जस्ट लाइक अ टूल। कि जैसे आपके पास MS वर्ड आ गया, जैसे कोई लैंग्वेज आ गई, जैसे कोई एक एक नया टूल इंडस्ट्री में आ गया, लेकिन जिसका यूजेज है, जिसकी एप्लीकेशंस हैं, वो होंगे कि अब आपको बॉट्स बनाने पड़ेंगे, एजेंट्स बनाने पड़ेंगे जो एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो चीज़ अभी तक नहीं आई। अभी तक इंडस्ट्रीज ट्राई कर रही हैं कि हमारे पास AI जो है वो तो आ गई हुई है, इसको हम कैसे यूज़ करें कि हमें हेल्प करे और हमारी मुख्तलिफ जगहों पे कॉस्ट कम करे, खुद से कोड लिखने लग जाए, या खुद से कस्टमर सपोर्ट की को रिस्पॉन्स करने लग जाए, या मुख्तलिफ इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। तो वो स्किल जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाली है।
तो अगर आपने अपना करियर स्टार्ट करना है तो मे बी ये वो चीज़ें हैं जहाँ से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड के चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई और कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो इंडस्ट्री में आई और इस वक्त क्या चल रहा है। अगर आपने अब कैचअप करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑलरेडी आप, बहुत से लोग आप में से ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं या टेक में स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? ये आप इस बिल्कुल एंट्री लेवल पे हैं। अब आपने अगर एआई में जाना है तो मे बी राइट वे सीधा एआई में जंप करना मुश्किल होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, उन पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेक श्योर करें कि आपके जो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स हैं ये आपके सॉलिड हों। इसके लिए आपके जो कोर्सेज हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के, एल्गोरिदम्स के, उनको अगर रिवाइज करना उनको रिवाइज कर लें, लीड कोड पर जाएं, जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करें। क्योंकि किसी भी कोडिंग के आपने फील्ड में जाना है, वो चाहे वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एआई है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, सबसे पहली स्किल आपको चाहिए होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तभी आती है जब डेटा स्ट्रक्चर्स की और एल्गोरिदम्स की आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आप जो नॉर्मल आपने जो कोर्सेज भी पढ़े होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक्स हैं। क्योंकि इस वक्त आपने, आई डोंट नो, आप अगेन कुछ लोग में भी रिलेट कर सकें कि डीप सीक एक चाइना का मॉडल आया था। वो क्यों फेमस हुआ था? फेमस इसलिए हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। जितनी कॉस्ट मेटा या गूगल या ओपन एआई बना ले रहे हैं एक मॉडल बनाने में, डीप सीक ने बहुत कम कॉस्ट में मॉडल जनरेट कर दिया था। और ये कॉस्ट एनालिसिस कैसे होते हैं? ये जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल्स का पता हो कि सीपीयू काम कैसे करता है, मेमोरी काम कैसे करती है, स्टोरेज काम कैसे करती है, बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर, तो उसकी भी मे बी जो बेसिक्स हैं वो आपको चाहिए होंगी नेक्स्ट जॉब में कामयाब होने के लिए। फिर नेटवर्किंग है कि आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है, बेसिक टीसीपी आईपी मॉडल्स आपने पढ़े होंगे, उनकी थोड़ा सा आपको चीज़ें नॉलेज पता हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपको पता हो, थोड़े से आपकी जो डिस्क्रीट मैथ्स या लॉजिक बिल्डिंग है, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अपनी ठीक करनी है जॉब लेने से पहले। अच्छा, ये जब आपके पास एक बेसिक टूल सेट आ गया आपके पास, ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी लर्न कर ली हैं, नेक्स्ट आपने देखना है कि इंटरव्यूज़ की तैयारी कैसे की जाए। अब इंटरव्यूज़ के लिए आम तौर पे, अच्छा, एक है लोकल जॉब, एक है इंटरनेशनल जॉब। लोकल जॉब के लिए जो पाकिस्तान में जॉब्स हैं उसके लिए इंटरव्यू बड़ा डिफरेंट होता है। उसका इंटरव्यू आमतौर पे होता है कि आपको जॉब पे बुलाते हैं और आपसे एक लैंग्वेज स्पेसिफिक सवाल पूछते हैं कि अगर पाइथन की जॉब है आपसे पूछा जाएगा, हाँ जी आपको पाइथन आती है, ये आता है वो आता है, बताएं, ठीक है आती है, कल से जॉब पे आ जाएं। लेकिन जब आपने इंटरनेशनल जॉब सीख करनी है, चाहे वो इंटरनेशनल रिमोट जॉब है, चाहे वो आपको इंटरनेशनल ऑन साइट जॉब है, यानी आपको किसी दूसरे मुल्क में जाना पड़े, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनका इंटरव्यू स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट होता है। सबसे पहले वो आपसे एल्गोरिदम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स का ही एक इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपसे कुछ कोडिंग के इंटरव्यूज लेते हैं, फिर आपसे बिहेवियर इंटरव्यू होते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जज की जाती है। 5 6 7 इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद आपको जॉब ऑफर की जाती है। तो आप थोड़ी सी इंटरव्यूज की तैयारी करें। इंटरव्यूज के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे एजुकेटिव आयो है जो कि पाकिस्तानी फाउंडर हैं उनकी है, और फिर लीड कोड और हैकर रैंक, और जिन जहाँ से आप ये इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। फिर इंटरव्यूज में दूसरी स्किल जो होती है वो कम्युनिकेशन होती है, कि आपने जब आपसे कोई सवाल पूछा जा रहा है, आप उसको, आइडिया को कितने बेहतर तरीके से लोगों को कन्वे कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। या जब आपने काम भी करना है तो आप अपना थॉट प्रोसेस जो है वो कैसे लोगों को कन्वे करेंगे काम के दौरान, आप कितने अच्छे, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, और आपकी जो रिटर्न कम्युनिकेशन में भी इंटरव्यू में जज करें या ना करें, बट एट सम पॉइंट आपको इसकी जरूरत पड़ती है कि आप मुख्तलिफ तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करें, और अपने जो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उनको अपने अंदर डेवलप करें। अच्छा, इंटरव्यूज़ के लिए आप ये कर सकते हैं, कि आप इंडस्ट्री के किसी बंदे को जो भी आपके कांटेक्ट में हो, उनसे वो आपके मॉक इंटरव्यूज़ करें और आपको इंटरव्यू सॉल्व करने में हेल्प करें। एक एक ये चीज़ हो सकती है। फिर आप उन टूल्स को लर्न करने की कोशिश करें जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। अभी जैसे जब हम Q&A पे आएंगे, एक सवाल आएगा और ये बड़ा कॉमन सवाल है कि क्या एआई इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगी? तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आप उन टूल्स को इस्तेमाल करें जो इस वक्त एआई इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोडिंग अभी भी पुराने तरीके से करते हैं तो आप इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि जो नए टूल्स हैं प्रोग्रामिंग के, फॉर एग्जांपल जो एक एक टूल है कर्सर, कर्सर डॉट ए आई, अगर आप लोग उससे वाकिफ नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लें, कर्सर में कोडिंग करें।
उसके बाद क्लाइन है, कोडी है, मुख्तलिफ तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके लिए ऑटोमेटिकली कोड लिख सकते हैं। उन टूल से खुद को फेमिलियराइज करें कि एआई की जो एप्लीकेशंस हैं एक्चुअली वो कोड में किस तरह से हेल्प कर रही हैं। उनको लर्न करें, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, आप जैसे आप नॉर्मल जॉब के लिए जाते हैं, बंदा जब आपसे इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू लेने वाला जो भी आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप एआई की मदद से अब आप कोड जो है वो 10 गुना तेज लिख सकते हैं। तो यकीनन आपके हायर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास वो स्किल है जो एक आम इंजीनियर के पास नहीं है। तो एआई की जो एक्सपर्टीज हैं उनको आप अपने पास अडॉप्ट करें, उनको लर्न करें। उसके बाद नेक्स्ट आप थोड़े से साइड प्रोजेक्ट्स बनाएं, क्योंकि अब कोड करना मुश्किल नहीं रह गया। अब आपको एआई की मदद से कर्सर, कोडी, क्लाइन या मुख्तलिफ जो टूल्स हैं, चैट जीपीटी ने भी रिसेंटली अपना कोड दे दिया है, गूगल ने भी रिसेंटली अपना एक कोडिंग का टूल दे दिया है। इनकी मदद से कुछ साइड प्रोजेक्ट्स एआई के आप बनाना शुरू करें, उनको गिटअप पे डालें और उनसे आप अपने सीवी के ऊपर ऐड करें। तो एक एक ये इंटरव्यू का एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट जो था वो ऑब्वियसली सीवी का ही था, इसका मैंने जिक्र किया अभी। रिज्यूमे बिल्डिंग पे थोड़ा काम करें। आपका रिज्यूमे जो है वो रिव्यू करवाएं, उसके थोड़े सेक्शन बेहतरीन हों, उसमें आप उन स्किल्स पे फोकस करें जो स्किल आपके पास हैं। और पर्टिकुलरली जो एआई और एजेंटिक एआई और एलएलएम और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जो स्किल्स हैं, इनको लर्न करें, इनको अपनी सीवी के ऊपर मेंशन करें। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है करियर स्टार्ट करने में, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आमतौर पे बहुत से लोग इसका जिक्र करते हैं। नेटवर्किंग में इंजीनियर्स इतने अच्छे नॉर्मली होते नहीं हैं, लेकिन उसकी मैं एक आपको टिप बताता हूँ। नेटवर्किंग से मुराद हरगिज टेक में थोड़ा डिफरेंट है। एक तो ये होता है आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, जाके इवेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा हम जो टेक वालों की नेटवर्किंग है बड़ी आसान है। लिंक्डइन के ऊपर, आप लिंक्डइन के ऊपर जिन कंपनीज में आप चाहते हैं कि आप मे बी यू विश टू ज्वाइन, कि किसी टाइम फ्यूचर में आपने कंपनी ज्वाइन करनी है, उस कंपनी के रिक्रूटर्स और उस कंपनी में काम करने वाले लोग जिनकी जॉब प्रोफाइल आपकी उस जॉब प्रोफाइल से जो आप करना चाहते हैं, एआई इंजीनियरिंग है, वेब डेवलपमेंट है, मोबाइल है, क्लाउड कंप्यूटिंग, अगेन जो भी फील्ड है, उनको आप लिंक्डइन पे इनवाइट्स भेजें। इनवाइट, रैंडम इनवाइट से इतना फायदा नहीं होगा। जब इनवाइट भेजें साथ मैसेज भी लिखें कि आप जो है, या अगर उन्होंने कोई जॉब पोस्ट कर रखी है या नहीं कर रखी है, आप उनको बताएं कि ये आपकी आपका बैकग्राउंड है और आप ये करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपसे इससे लर्न कर सकूँ, और ये जो जॉब आपने पोस्ट किया है मैं इस जॉब के बारे में आपसे सीख सकूँ। तो उनको रीच आउट करें, उनको कनेक्ट करें, कनेक्शन बिल्डिंग करें। लिंक्डइन के ऊपर आप जितने लोगों को ऐड करेंगे, इस हिसाब से आपकी नेटवर्किंग इंक्रीज होगी। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब एक रिक्रूटर किसी कंपनी में मौजूद, वो जब कोई जॉब सर्च करता है, तो अगर आप उनके ऑलरेडी नेटवर्क में होंगे तो आप सर्च में टॉप पे आएंगे, या उनके नेटवर्क के नेटवर्क में होंगे तो आपके हायर होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनको आप करने से अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं कामयाब होने के, और करियर में जो है वो जॉब लेने के। तो मैं इस तरह से एक तो नेविग जा सकता हूँ, फ्लो में बोल सकता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बट अगर हमने किसी स्पेसिफिक किसी डायरेक्शन में जाना है, क्वेश्चन हैं, तो हम वो ले सकते हैं। अदरवाइज जो है मैं वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। मुस्कान, व्हाट डू यू से? सर क्वेश्चंस हैं कुछ, अगर सर आप बता देते हैं तो फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं वन बाय वन। मैं नेम्स कॉल कर देती हूँ। हाँ, इट्स बेटर कि हम क्वेश्चन ले लें, बिकॉज वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि जो मैं उसी बारे में बात करें जो लोग सुनना चाह रहे हैं। श्योर सर। सर राव कामरान, सर आप पूछने का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, राव कामरान सर। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, वो कुछ मतलब एजेड लोग हैं, कुछ यंग हैं, कुछ अपना करियर अब का आगाज कर चुके हैं, और कुछ यानी कि उसके मिड लेवल पे हैं, कुछ एडवांस लेवल पे हैं। और सबका जो है वो डिफरेंट है, यानी कि कोई अकाउंट से रिलेटेड है, कोई मैनेजमेंट ठीक है। से रिलेटेड है, कोई एचआर से रिलेटेड है, जिसने अपनी डिग्री की हुई है। और समझ लें कि 40 से अबव भी हैं, 40 से बिलो भी हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हम ये एआई का कोर्स क्यों कर रहे हैं, हमें इसका क्या फायदा। वो लोग जो थे मतलब जॉब्स वगैरह कर रहे हैं जो एआई से रेलिवेंट ही नहीं है, मतलब अकाउंट्स भी तो जॉब कर रहा है, कोई एचआर की जॉब कर रहा है, तो उनको क्या फायदा होगा इस चीज़ का, और वो क्या कर सकते हैं, इससे किस तरह बेनिफिट ले सकते हैं। मैं बिल्कुल बताता हूँ। अच्छा, इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। फर्ज करें कि आप एक किसान हैं और आप जो हैं वो 1900 में रहते हैं, 1910 में, 1920 में रहते हैं, और आप बैल के जरिए खेती बाड़ी कर रहे हैं। ठीक है। अब ट्रैक्टर आ गया है। ठीक है। ट्रैक्टर क्या करता है कि वो
जो जिसमें आपने एक दिन लगाना था, वो आपका अगर आप प्लीज म्यूट करते हैं, जो जो काम करने आपने एक दिन लगाना था, वो आधे घंटे में, एक घंटे में काम कर देगा। राइट। अगर कोई किसान ये कहता है कि भाई ट्रैक्टर आ गया, मैं क्या करूं, मेरे पास अपने बैल हैं, मैं तो उनसे काम चलाता रहूंगा, राइट, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो दुनिया से बहुत पीछे रह जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, जो बाकी दुनिया जो है वो जल्दी से काम कर सकेगी और वो स्लो काम कर रहा होगा। या फर्ज करें आप 1800 में रहते हैं और आप अकाउंटेंट हैं और कैलकुलेटर आ गया, आप कहते हैं नहीं जी मुझे यूज़ नहीं करना कैलकुलेटर, मैं तो हाथ से हिसाब करूंगा। तो क्या होगा, आप स्लो काम होगा आपका, आप उस तरह से कैचअप नहीं कर सकेंगे। इसी तरह एआई है, आप चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हैं, अगर आप फाइनेंस के अंदर हैं, अकाउंट्स में हैं, एचआर में हैं, अगर आप एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, एआई की जो अभी वाली एआई है, जो इस वक्त एलएलएम्स हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, और जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं या जो क्लोज सोर्स मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी या वट एवर इट इज, इवेंचुअली इन्होंने इन जॉब्स को रिप्लेस कर देना है, बहुत सी बेसिक जॉब्स को, एचआर की जॉब को, फाइनेंस की जॉब को, या रिप्लेस कर देना है, या फिर 10 लोगों का काम एक बंदे के पास आ जाएगा, बाकी काम एआई कर रही होगी। तो इन सब फील्ड्स के लिए बेहतर ये है कि वो एआई को अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। अगर आप एआई को अडॉप्ट करें और आप ये देखें आपके फील्ड में एआई किस तरह से रेवोल्यूशन लेके आ रही है, चेंजेस लेके आ रही है, आप उनको अडॉप्ट करें। अगर आप इनको अडॉप्ट करेंगे तो आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो अडॉप्ट नहीं कर रहे, और इस तरह से आपको करियर में नेविगेट करने में आसानी होगी, क्योंकि इवेंचुअली वो हर फील्ड के अंदर ही एआई जो चेंजेस लेके आने वाली है। राइट। अच्छा सर, ठीक हो गया। लेकिन अगर फर्ज करें कि एक बंदा अकाउंटेंट है, वो सेटिस्फाई नहीं है मतलब अपनी सैलरी से, और वो आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन अ, उसको 10-12 साल हो गए हैं जॉब करते हुए। अब वो चाहता है कि यार मतलब कोई ऐसी जॉब होनी चाहिए या बिजनेस होना चाहिए जिससे वो पैसे अर्न कर सके ज्यादा से ज्यादा, मतलब अपनी लाइफ को खुशहाल कर सके। अच्छा, देखिए मैं एक तो ये कर लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन पर पर्सन करें ताकि सबको मौका मिले। दूसरा मैं क्विकली आपका जवाब दे देता हूँ। अगर इसका एक जनरल रूल है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं और आप उससे नाखुश हैं, अपनी आमदन से नाखुश हैं, या आप अ, उस के जो आप और आप इन चीज़ों में, तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए भी डेफिनेटली ग्रो करना, और एआई इवेंचुअली वो जॉब खा जाएगी, या वो लोग खा जाएंगे जो जो वो स्किल सीख चुके हैं, जो कि मॉडर्न स्किल्स हैं इस वक्त ज़माने को चाहिए। अकाउंटेंट में जैसे क्विक बुक्स हैं, जैसे सैप है, जैसे मुख्तलिफ तरह के अकाउंटिंग के सॉल्यूशंस हैं, आप उनको प्लीज़ सीखें और वहाँ पे जॉब तलाश करें जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। Sure, sir. Moving to the next question, Sir Azizur Rahman. जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, हमारा जो है वो पहले 2-3 सेमेस्टर ऐसे गुजर गए हैं ना चाहते हुए भी कि हमारा जो CGPA है वो इतना अच्छा नहीं है। 2.5 के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ये प्लीज गाइड कर देते हैं कि हाउ CGPA मैटर टुवर्ड योर जॉब। और कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि अगर आपके पास स्किल है तो आपको फिर CGPA मैटर नहीं करता। तो व्हाट वाज फॉर इंटरनेशनल जॉब एंड व्हाट फॉर जॉब इन पाकिस्तान, ये प्लीज थोड़ा सा बता दें। थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, हर चीज़ ना, कोई चीज़ बिला वजह नहीं होती, हर चीज़ की ना कोई कोई रीज़न होती है। अगर सीजीपीए है तो इसकी भी कोई वजह है, राइट। तो कुछ लोग कहते हैं सीजीपीए मैटर करता है, कुछ लोग कहते हैं मैटर नहीं करता, तो इट टोटली डिपेंड्स। अगर तो आपने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, एडमिशन लेना है, तो सीजीपीए मैटर करता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कम सीजीपीए पे आपको नहीं एडमिशन देती। बट अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना, आपका गोल नहीं है, तो फिर सीजीपीए मैटर नहीं करता। इंडस्ट्री को सीजीपीए नहीं चाहिए, इंडस्ट्री को स्किल चाहिए। ठीक है, अगर आपने इंडस्ट्री में जाना है तो सीजीपीए का एक मसला बिल्कुल भी नहीं होता। आपने स्किल शो करनी होती है, कोई आपसे जीपीए नहीं पूछता, अगर आप सवालों के जवाब दे सकते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, और वो स्किल्स जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास हैं, तो किसी को आपके सीजीपीए की फिक्र नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप कहते हैं आपने हार्वर्ड में जाना है, एमआईटी में जाना है, कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो ऑब्वियसली फिर आपका सीजीपीए 3.8 3.9 होना चाहिए, फिर उनको आपकी स्किल से नहीं बल्कि आपके सीजीपीए से कर्ज होती है अपेरेंटली। मेक सेंस?
जी सर। ओके, आपका क्वेश्चन हो गया है। थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि जैसे कुछ जनरेटिव एआई के कोर्स भी चल रहे हैं, वो भी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो क्या जो हमारा एफवाईपी होगा, हम इन दोनों को लिंक कर सकते हैं, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और इन दोनों चीजों को आपस में? आप बिल्कुल कर सकते हैं कि एजेंटिक एआई की तो बेतहाशा एप्लीकेशन हैं, आप उनको मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। आई वुड इनकरेज के आप सब लोग अगर अपना एफ वाई पी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप एजेंटिक एआई या जो ये भी जनरेटिव एआई है इन्हीं के अराउंड करें, क्योंकि इंडस्ट्री को इसी की ज़रूरत है इस पर। ओके सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। यू वेलकम, थैंक यू। सर तो सी फैमन आप में क्वेश्चन करें सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि डीएसए को मैं रोज़ डेली करता हूँ, लेकिन ये है कि हालांकि मैं इसको सुबह सुबह करता हूँ जब माइंड फ्रेश होता है, लेकिन उसके बाद और मैं करता इसको डीप में हूँ, इंतहा डीप में। मेरी कोशिश होती है कि टॉपिक बेशक छोटा सा क्यों ना हो, पोर्शन छोटा सा ही ले लूँ मैं, लेकिन उसको डीप में करूँ। लेकिन उससे प्रॉब्लम ये बनता है कि ब्रेन की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है 1-2 घंटे में, और उसके बाद पूरा दिन वो एनर्जी नहीं आती और बाकी काम रह जाते हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन या कोई तरतीब या कोई गाइडेंस को बता दें कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, कोई अच्छा, प्रो। डीएसए जो है ना, इट टोटली डिपेंड्स। कुछ लोगों के लिए आसान हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके स्किल लेवल क्या है, राइट? तो इसमें कोई इतना मसला नहीं है। आपने करना ये है कि लीड कोड या हैकर रैंक जो कि प्लेटफॉर्म पकड़ लें, और वहां से ना सिर्फ इजी क्वेश्चंस पकड़ें। पहले सबसे पहले इजी क्वेश्चन पकड़ें और एक कैटेगरी के पकड़ें। लेट्स से पहले अरेज पे काम कर लें, आप अरेज के क्वेश्चन पकड़ें, एक ही डेटा स्ट्रक्चर को पकड़ें, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें, जब उसमें कंफर्टेबल हो जाएं फिर अगले में आ जाएं। लेट्स से अरे के बाद आप क्यू में आ जाएं, फिर आप स्टैक में आ जाएं, फिर आप ट्री में आ जाएं। तो आप ये ना करें कि एक ही डेटा स्ट्रक्चर्स को या एक एल्गोरिथम को पकड़ के उसको डीपली उसी में घुस जाएं। इसे अगेन ये हर बंदे के लिए डिफरेंट हो सकता है। उसकी बजाय आप ऐसा करें कि आप उसकी सिंपल इजी प्रॉब्लम पकड़ें, आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। जितनी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे लीड कोड पर जाकर, एक तो पर्सनली सेटिस्फेक्शन भी होगी आपको कि आपने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। दूसरा, जब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी आसान लगती है, वो कर लेंगे तो अगली और आसान लगेगी। तो सिर्फ इजी प्रॉब्लम पे फोकस करें, इजी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और जाना का गोल रख लें कि एक प्रॉब्लम आपने डेली सॉल्व करनी है। और जब आप एक सॉल्व कर लें, फिर इजी पे कंफर्टेबल हो जाएं, फिर आप मीडियम की तरफ चले जाएं, जब मीडियम से कंफर्टेबल हो जाएं फिर हार्ड की तरफ चले जाएं। तो एक एक टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आई डोंट नो आप उसमें कितना सीख पाएंगे जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एल्गोरिदम्स का, डेटा स्ट्रक्चर्स का मकसद ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ट्राई करें प्रॉब्लम सॉल्व करने की जितनी आप मैक्सिमम कर सकते हैं, राइट? जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। वेलकम। सर अर्सलान। सर सर मेरे दो क्वेश्चंस थे, तो क्विक वन। पहला तो ये था कि मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूके बेस्ड हूँ। तो जब जैसे फैंक्स में इंटरव्यू होते हैं वहाँ उसका अफेक्ट होता है कि नहीं, क्योंकि कोडिंग तो हम ज़्यादातर टूल से मदद लेके कर रहे होते हैं, जैसे गिटहब की मदद से, को पायलट की मदद से या कर्सर की मदद से। तो उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती, ये हमें इसी तरह करता रहना चाहिए कर्सर यूज़ करके। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर मैं ओपन एआई एजेंटिक फ्रेमवर्क कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ओपन एआई डेवलपमेंट में जाऊँ, जो एलएलएम है। तो वो मैं कैसे जा सकता हूँ उसकी, जैसे अच्छा, आपने। मैं आपके दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले देखें, एआई जो है, जो कर्सर है, मैंने जैसे शुरू में इसका जिक्र कर चुका हूँ, वो ये टूल्स हैं, राइट? टूल्स का हरगिज, अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो मैथ आपने समझना छोड़ देनी है, राइट? टूल्स आपकी असिस्टेंस के लिए हैं। लेकिन जॉब लेने के लिए, इंडस्ट्री में जाने के लिए बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स मैंने पहले बात की, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, कोड लिखना आपको खुद से आना चाहिए, तो ही आप टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको खुद पता हो कि 2 + 2 = 4 होता है और कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलकुलेटर 5 बता दे, तो फिर आप उस पर यकीन तो नहीं कर सकते ना। अगर आपको पता होगा कि 4 है तो ही आप उस पर ट्रस्ट कर सकेंगे। तो टूल्स को यूज़ करें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। टूल्स पे 100% रिलाय मत करें, लेकिन अपनी बेसिक्स ज़रूर मजबूत करें उसके बावजूद भी। अगर आपने जॉब लेनी है, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स और सिस्टम डिज़ाइन, इनको अवॉइड नहीं कर सकते। आपने इनको पढ़ना ही पढ़ना है। इवन एआई में भी जाना है, आपने इनको पढ़ना ही पढ़ना है, तो उनको ज़रूर फोकस रखें उनके ऊपर, कर्सर यूज़ करते हुए भी। इनको मत भूलें, इनकी प्रैक्टिस करते रहें, तभी जॉब्स में आप फैंग में या अच्छी कंपनीज में तभी आप जॉब सिक्योर कर सकेंगे।
दूसरा, अगर आप एलएलएम की डेवलपमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक है आप एलएलएम की एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हैं, जैसे आप अपने कोई चैटबॉट बनाना चाहते हैं या कोई एजेंट्स बनाना चाहते हैं। उसका डिफरेंट रूट है कि आप पहले एलएलएम्स के बारे में सीखेंगे, फिर आप इसका जो बाकी रूट है कि जैसे आप देखेंगे एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, रैग्स क्या होते हैं। एक ये मॉडल है। दूसरा है कि आप एलएलएम की डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट, एलएलएम बनते कैसे हैं, वो टोटली डिफरेंट रूट है। उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो रूट है, आपको वो वाला अपनाना पड़ेगा। तो आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं उसका आप एक तलाश करें, उसका पूरा रोड मैप जहाँ पर भी है। अगर आप लोगों की क्वेश्चन हो, मुझे लिंक्डइन लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं, जहाँ जो तक मुझे पता है मैं डेफिनेटली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। आप उसको एक रोड मैप पकड़ें, उसको 6 महीने का, 1 साल का, 6 महीने बहुत कम है शायद इसके लिए, लेकिन 1 साल का या मल्टीपल सालों का एक रोड मैप बनाएं, उसके कोर्सेज पढ़ें, कोर्सेज को कंप्लीट करें, उनके जो भी फाइनल डिलीवरेबल्स हैं वो करें, तो इवेंचुअली आप जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। मुझे ये नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर कंप्यूटर साइंस में डिग्री की हुई है तो आसान होगा, अगर आपकी डिग्री नहीं है तो मे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे आपको ये कैचअप करने में सब कुछ। ठीक है जी, नेक्स्ट कौन है? सर थैंक यू। मैं आपसे हो जाऊंगा लिंक्डइन पे। बहुत शुक्रिया। सर हरीश कुमार, आप अपना क्वेश्चन पूछना। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे कि आपने मेंशन किया था आपने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया है, तो जैसे कि मेरा फाइनल ईयर अभी मेरा चल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि जैसे कि बड़ी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो एक टेक स्टेप क्या होना चाहिए। मैंने तो मल्टीपल चीज़ें सीखी है, जैसे पहले गाइडेंस नहीं थी, तो आई कोड ग्रुप मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैंने फ्लटर भी की है, वेब भी की है, और उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर वगैरह ये भी किया है सारा। तो आप एक टेक स्टेप बताएं कि अगर हमें फेसबुक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अप्लाई करना है या गूगल में, तो उसके लिए टेक स्टेप क्या होना चाहिए। हरीश, देखें, अगर आपने करियर बिल्कुल स्टार्ट करना है, जैसे मैंने बताया, एक तो एआई जो है ऑब्वियसली डिमांड है, बट अगर एआई को पहुंचने के लिए भी फाउंडेशन आपको चाहिए होगी। आप कोई एक टेक स्टैक पकड़ लें, कोई भी टेक स्टैक पकड़ लें, बेशक वेब डेवलपमेंट का पकड़ लें, क्लाउड कंप्यूटिंग का पकड़ लें, मोबाइल डेवलपमेंट का पकड़ लें, ठीक है, तो बैकएंड डेवलपमेंट का कोई एक टेक स्टैक पकड़ लें जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करता है, जो आपको समझ आता है। सबसे पहले तो समझे आपने क्या करना है, आप करना क्या चाह रहे हैं। डायरेक्टली फेसबुक में जाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए अच्छी खासी तैयारी रिक्वायर्ड होती है। तो उसकी तैयारी भी आप साथ साथ करते रहें, लीड कोड और चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन पहले एक टेक स्टैक पकड़ लें, कोई भी टेक स्टैक। उसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स बता देता हूँ। एक वेबसाइट है, उसका नाम है roadmap.sh, ROADMAP.sh, आप ये लिखेंगे, वहाँ पर सारे टेक स्टैक बने हुए हैं कंप्लीटली। आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है, एआई में जाना है, जहाँ भी जाना है, आप उस पर क्लिक करेंगे, वो पूरा बताता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो पाकिस्तानी ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जिन्होंने बनाई वेबसाइट, सो प्रीटी गुड वेबसाइट। मैं सबको मैं चैट में लिख भी देता हूँ। इस वेबसाइट को विजिट करें, ठीक है। इस वेबसाइट, अच्छा पहले लोगों ने पोस्ट भी कर दिया, इस वेबसाइट को विजिट करें, और इस वेबसाइट से आप को मुकम्मल गाइडेंस मिल जाएगी टेक स्टैक के बारे में और एक अपने रूट के बारे में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लर्न करें, नंबर एक। नंबर दूसरी वेबसाइट जो थी वो मेरी बड़ी फेवरेट वेबसाइट है, वो नाम मुझे भूल गया, फ्री कोड बूट कैंप। फ्री कोड बूट कैंप, ये बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इस पे आपको पूरा वो मिल जाएंगे, पाथ मिल जाएंगे पूरे के पूरे। अगर आपने सीएसएस करना है, ये आपको सीएसएस की या एचटीएमएल की या मुख्तलिफ तरह के पाथ जो हैं उनके असाइनमेंट्स भी साथ होती हैं, डिलीवरेबल्स भी होते हैं। तो टेक स्टैक कौन सा पिक करना है, ये मेरे से ज़्यादा आप खुद बता सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, पता नहीं मैंने कहाँ जाना है, तो आप पाइथन पकड़ लें, सबसे आसान लैंग्वेज है, या जावास्क्रिप्ट पकड़ लें, ठीक है, वेब डेवलपमेंट पकड़ लें। अगर आपको नहीं पता तो कोई एक पकड़ लें, फिर उसका पूरा आप मुख्तलि वेबसाइट से आप कहीं ना कहीं से उसको पूरा कवर करें, और फिर अपना सीवी उस तरह से बना के जॉब के लिए अप्लाई करें। जॉब के लिए मैं आप लोगों को सबको हिंट ये दूंगा, आप क्योंकि फ्रेश ग्रेड्स हैं, अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रही तो आप कंपनीज को रीच आउट करें, कंपनी से बोलें कि आप इंटर्नशिप करने को तैयार हैं, फ्री इंटर्नशिप करने को तैयार हैं। आई नो फ्री मुश्किल होता है, लेकिन पहले 2-3 महीने आप सब लोग फ्री इंटर्नशिप्स अगर मिलती हैं तो अच्छी कंपनीज के अंदर ट्राई करें, अच्छी कंपनीज में रीच आउट करें, उन्हें कहें मैं फ्री इंटर्नशिप करने को तैयार हूँ। वहां से आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, 2-3 महीने काम करते हैं, फिर आपकी सीवी पे आ जाता है, फिर आपको जॉब मिलना थोड़ा आसान हो जाएगी। बगैर इंटर्नशिप के जाएंगे वो मुश्किल होगा, इंटर्नशिप के बाद आसान हो जाएगी मिलना।
ठीक है, ये 2 वेबसाइट्स प्लीज हरीश जरूर विजिट करें, roadmap.sh और freecodecamp. Great, sir. So thank you. Sir, there is a quick question in chat. मैं read कर देती हूँ कि generative AI is effective in the field of material engineering या किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो क्या uses हैं और क्या benefits हैं इसके? कौन से इंजीनियरिंग के लिए, सॉरी? Sir, material engineering. मटेरियल इंजीनियरिंग, आई डोंट नो मटेरियल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा। पर्सनली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट लेकिन मैं आई वुड से कि अच्छा, ये सवाल है ये सकफील मरफू, आई डोंट नो, मैं आपका नाम सकफील गलत ले रहा हूँ तो सॉरी बात है। अच्छा, मटेरियल इंजीनियरिंग के बारे में आई आई वुड रिकमेंड कि आप ये चैट जीपीटी से ही पूछ लें कि भाई मटेरियल इंजीनियरिंग में कहाँ की एप्लीकेशन हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है बेसिक, जो मुझे समझ आती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये हेल्प करेगी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के अंदर और आपके जो रोड मैप है वो डिफाइन करने में। अगर आप प्रोफेशनल हैं मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर तो ये आपको हेल्प करेगी कि करियर में ग्रो कैसे करना है, आगे कहाँ जाना है। और फिर ये आपको हेल्प कर सकती है आपके डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, डिज़ाइन बनाने में, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड है ना, जनरेटिव है, जनरेट करके देगी कुछ ना कुछ आइडियाज जनरेट करने में। वहाँ तो फॉर श्योर ये हेल्प कर सकती है इस तरह के फील्ड्स में। मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियल इंजीनियरिंग का नहीं पता, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आस्क एआई, एआई से ही पूछें कि भाई ये मेरे प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व कर सकती हो, एंड डेफिनेटली आपको काफ़ी हद तक तो सोल्यूशन दे सकती है इसका। बिल्कुल सर। सर उमर आलम, सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। सर मैं एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, हैव अ सीएस बैकग्राउंड इन बैचलर्स। आई वर्क इन कंप्यूटर विजन मेनली, लेकिन एनएलपी के ऊपर एक एप्लीकेशन बना दी। सो मूविंग फॉरवर्ड मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? सो करंटली इन पाकिस्तान आई एम वर्किंग फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी, फॉर इंटरनेशनल जॉब्स टू एंड फॉर डोमेस्टिक टू। आई थिंक मशीन लर्निंग इज द हॉटेस्ट जॉब राइट नाउ इन इंडस्ट्री। ठीक है, अगर आप मशीन लर्निंग में ऑलरेडी हैं तो एक तो ये भी देखें कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और जिस फोकस फॉर लाइक आप यू मस्ट अप्लाई फॉर इंटरनेशनल जॉब्स। उसको कोई रीज़न ही नहीं है कि मशीन लर्निंग इंजीनियर इंटरनेशनल जॉब अप्लाई ना करे, क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की। और उस पर अगर स्पेसिफिक आप थोड़ा फोकस कर सकें मशीन लर्निंग में, साथ साथ एआई के ऊपर और स्पेशली ये जनरेटिव एआई के ऊपर, तो आई थिंक ये तो हाईली पेड और हाईली डिमांड जॉब्स हैं इस वक्त। तो तमाम मशीन लर्निंग इंजीनियर्स को इस पर जरूर फोकस करना चाहिए, इस एरिया पे। थैंक यू और सर। सब ये देख लें कि जो कौन सी एग्जैक्ट स्किल्स हैं जो कंपनीज को रिक्वायर्ड है, इंटरनेशनल कंपनीज में को स्पेशली जो फैंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उन पे थोड़ा सा पॉलिश करें, जॉब्स के लिए अप्लाई करें। आई थिंक इज इन हाईली डिमांड। यूएस में तो एंड हर कंपनी मशीन लर्निंग इंजीनियर हायर कर रही है, बड़ी कंपनीज। सर जस्ट क्विक क्वेश्चन टू, जब हम इंटरव्यू के लिए होते हैं स्पेशली फॉर यूएस एंड इंटरनेशनल कंपनी, हमारी टीएसए स्ट्रांग होनी चाहिए, देन उसके बाद डायरेक्ट मशीन लर्निंग आ जाती है या फिर हमें फिर भी नेटवर्किंग और ओएस रिलेटेड इंटरव्यूज होते हैं उसमें भी? नहीं, वो जरूर होते हैं। हम्म। क्योंकि देखें, सबसे पहले तो कोडिंग है ना, कोडिंग तो बेसिक जी है जी आपके डीएसए, और कोडिंग तो बेसिक है, वो तो किसी भी जॉब के लिए आपके स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। जी। उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो बताते हैं आपका सीनियोरिटी लेवल क्या है, राइट। क्योंकि डीएसए के अंदर एक बच्चा फ्रेश ग्रेड है, वो डीएसए में स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। आप लीड कोड का हार्ड सवाल दे दें, हार्ड क्वेश्चन दे दें, वो 2 मिनट में सॉल्व कर देगा। अब कैसे आप बताएंगे कि इस बंदा, इसको मैंने पॉइंट कहाँ करना है, ये सीनियर इंजीनियर है, स्टाफ इंजीनियर है, एंट्री लेवल इंजीनियर है, कौन सा इंजीनियर है। अब वो पता चलता है कि अब आपके पास बाकी स्किल्स कितनी हैं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना पता है, आपको नेटवर्किंग का कितना पता है, आपको सिस्टम डिज़ाइन का कितना पता है, और कितने बड़े लेवल पे एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको कहा जाए कि उबर को का सिस्टम डिज़ाइन करें, क्या आप कर सकते हैं, राइट। तो वो सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए अब आपको कितना नेटवर्किंग का पता है कि लेट्स से 1 मिलियन रिक्वेस्ट आ रही है एक सेकंड के अंदर, आपको क्या क्या सिस्टम में चेंजेस करनी है पीछे, आपने इनकमिंग रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है, डेटा को कैसे सेव करना है, सिस्टम को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, कॉस्ट कैसे कम करनी है, राइट। तो ये चीज़ें आपका सीनियरिटी लेवल डिफाइन करती हैं, तो इसलिए इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। डीएसए से आप एक चीज़ तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकेंगे, या फिर आप हाईली सीनियर जॉब जो हैं वो मुश्किल हो जाएंगी अचीव करना उनके बगैर। ओके सर, थैंक यू सर। मेक सेंस? चलो। सर मोहम्मद अरसलान, सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया। और मेरा सीएस का बैकग्राउंड है, मैंने जो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग किया जिसमें वो जीआईएस और रिमोट सेंसिंग वगैरह के फील्ड्स होते हैं। तो उस डोमेन में ही मैं तकरीबन 1 साल से ही काम कर रहा हूँ जब से ग्रेजुएट हुआ।
एज ए जीएस डेवलपर भी काम किया है, उसमें पाइथन वगैरह पे काम किया है। लेकिन ये डीएसए वगैरह ना कभी फोकस किया था, ना मतलब बताया था किसी ने। और ये मतलब आइडिया नहीं था शुरू से कि अच्छी कंपनीज जो लाइक डीएसए वगैरह पूछते हैं। तो डोमेन थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए पाइथन को उसमें काम ज़्यादा होता है, वो मुझे थोड़ी बहुत आती है। लेकिन इसको मैं, मुझे लगता है अभी एक साल काम करने के बाद कि मैं इसको लाइक इस प्रोफेशन में या इस डोमेन में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, या फिर ये कैरियर जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो करने वाला नहीं है, और मुझे लगता है कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड में। आपको क्या लगता है कि मुझे करना आई थिंक, चाहिए? देखें, आई थिंक इट इट ओनली डिपेंड्स। मुझे लगता है जीआईएस में बहुत ग्रोथ है, क्योंकि आप देखें दुनिया के जितने भी मैप्स बने हुए हैं, नेविगेशन है, राइट, तो वो जीआईएस इंजीनियर्स नहीं बनाए ना। एप्पल मैप्स की बात कर लो, गूगल मैप्स की, उसमें कहीं ना कहीं पीछे जीआईएस जरूर इन्वॉल्व है, राइट। तो आप कहते हैं उसमें ग्रोथ नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उस कंपनी में स्पेसिफिक ग्रोथ ना हो, बट आपके फील्ड में ज़रूर ग्रोथ होगी। एक तो ये होगा कि आप फील्ड चेंज कर लें, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ जाएं। वो लंबा रूट है, उसमें आपको साल दो दो साल लग जाएंगे सीखने में, एक अच्छी जॉब लेने लेते वक्त। दूसरा यह कि आप कंपनी चेंज कर लें। आप उन टारगेट कंपनीज को देखें, देखें आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, आप ये देखें कि आपकी आइडियल कंपनी कौन सी है, आपने वो देखना होता है। कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपकी मे बी आइडियल कंपनी गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ये होंगी। अगर आप जीआईएस इंजीनियर हैं तो आपकी भी कुछ ना कुछ आइडियल कंपनी ज़रूर होंगी कि जो हेविली मैप से काम करती हैं। यहाँ पे वेज हैं, या गूगल और एप्पल भी इटसेल्फ हैं, बाकी कंपनीज भी हैं, ऊबर है। तो आपने अपनी आइडियल कंपनीज देखनी है कि आइडियल कंपनीज कौन कौन सी हैं। अब ये देखिए, वो जो आइडियल कंपनीज हैं उनको किन स्किल्स की ज़रूरत है, क्या वो स्किल्स आपके पास हैं? अगर नहीं है तो उन स्किल्स को एक्वायर करें, और फिर आइडियल कंपनी को उसका जो जॉब इंटरव्यू है उसकी तैयारी करें। अगर आप वहां लैंड कर जाएं ज़बरदस्त, नहीं भी करते उससे थोड़ा नीचे भी लैंड कर जाएंगे तो भी आप कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। सर तो उन कंपनीज सर उन कंपनीज में भी सर रिक्वायरमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर वाली साइड से ही आती है, लाइक स्पेसिफिकली जीएस की जॉब नहीं है। इसी तरह मैं यही मैं कह रहा हूँ, अपर अभी देखिए, अगर अपर उनके पे भी। सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स हैं तो यू मस्ट लर्न दैट, क्योंकि वो जरूरत है जी ना सर। बाकी। आप ये देखेंगे सर जो आपकी आइडियल कंपनीज हैं उनकी जॉब रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, अगर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है तो यू मस्ट लर्न दैट, क्योंकि उसके बगैर फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे ना। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ठीक है। तो ज़रूर आप वो लर्न करें स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं, और हो सके तो जॉब चेंज करें और उन कंपनीज में जाएं जहाँ ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। ओके सर, थैंक यू। सर दस्तकार अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये कि एज अ स्टूडेंट टू बी एस सी एस, अभी मैंने ना अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है यूटी लाहौर से ना बी एस सी एस में। क्या हर कंप्यूटर की फील्ड में, क्योंकि कंप्यूटर में एक चीज़ तो नहीं है, काफ़ी मतलब कि ब्रॉड है, किसमें आप किस मुख्तलिफ मतलब की फील्ड है, क्या प्रोग्रामिंग इतनी ही ज़रूरी है हर फील्ड के लिए? क्योंकि हर बंदा तो प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बनाना ना, हर बंदा प्रोग्रामिंग कर सकता है, क्योंकि हर एक का माइंड लेवल और एक इंटेलेक्चुअल लेवल अलग अलग होता है कि वो प्रोग्रामिंग कर सकता है नहीं कर सकता। तो काइंडली मुझे इस वे में थोड़ा गाइड करता है कि अगर मुझे अच्छा। प्रोग्रामिंग नहीं आती तो मैं क्या क्या कंप्यूटर में कर सकता हूँ। अच्छा, प्रोग्रामिंग को ना हम मिसअंडरस्टूड करते हैं। प्रोग्रामिंग जो है, इसमें एक चीज़ है प्रोग्रामिंग, और एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बड़े स्केल के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप करना। मे बी हर कोई उसके लिए नहीं बना। ठीक है, हो सकता है आप एआई में जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग इटसेल्फ जो है ना, वो मुश्किल नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे इंग्लिश जबान सीखना है। अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अब आप ये कहें हर बंदा इंग्लिश बोलने के लिए नहीं बना, तो बड़ी अजीब सी बात होगी। कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। अगर मैं कहूँ कोई भी बंदा उर्दू बोलने के लिए नहीं बना हुआ, तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी, राइट। या स- तो मतलब यह है कि एक ज़ुबान है जिसको आपने सीखना है। प्रोग्रामिंग भी कंप्यूटर की ज़ुबान है, और ये आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही बेसिक स्किल हो जाएगी। अब यूएस में तो आप तीसरे चौथे ग्रेड से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि ये इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं। तो प्रोग्रामिंग तो हर एक के लिए सीखना जरूरी है। कंप्यूटर तो चलता ही, अगर आपने कंप्यूटर के फील्ड में काम करना है और आपको कंप्यूटर की जुबान नहीं आती, तो मे भी बहुत अच्छी जॉब अचीव नहीं कर सकेंगे आप, अगर आपको कंप्यूटर से बात ही करना नहीं आती। ठीक है। अगर आपने यूएस में जॉब करनी है और आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, तो आप कैसे करेंगे, राइट? आप उन लोगों से तो इंग्लिश में ही बात करनी है ना। तो इससे अगर हमने कंप्यूटर के फील्ड में बात करनी है और आपको कंप्यूटर की जुबान नहीं आती, तो मुश्किल हो जाएगा। तो जुबान सीखना मेरा नहीं ख्याल को मुश्किल चीज़ होनी चाहिए, ये बहुत आसान है। जुबान सीखने के बाद जो आगे फील्ड हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड आपको समझ नहीं आता, आप उसमें ना जाएं, आप किसी और नेटवर्किंग में चले जाएं, राइट।
नेटवर्किंग के लिए भी आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग तो बेसिक तो समझ होनी चाहिए कि ये वेरिएबल क्या होते हैं, और इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स क्या होती है, कंडीशंस कैसे लगती हैं, थोड़ी बेसिक्स तो आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सर, कॉन्सेप्ट्स आते हैं बट प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो है ना मतलब कि लॉजिक बिल्डिंग ये नहीं हो पा रही। 1 साल हो गया बट अभी तक नहीं हो पा रही। 1 साल, देखें इसलिए डिग्री 4 साल की है ना, ठीक है, अभी 1 साल हुआ है। आप कोशिश करें कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया, एक आप किसी भी स्टार्टअप के साथ, कंपनी के साथ उनको फ़ोन करें, रीच आउट करें कि मुझे फ्री इंटर्नशिप करनी है, ठीक है। आप सब इंजीनियर्स के साथ बैठें मुफ्त में, उन्होंने कहा आपने मुझे पे नहीं करना, मुझे सब बैठ के देखना है आप क्या काम कर रहे हैं। तो वो लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं, एक कोई मेंटोर ढूंढें, किसी सीनियर सीनियर जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करें, सीनियर इंजीनियर से किसी से बात करें, उन्हें बताएं कि भाई आप कैसे करते हैं, उसको सीखने की कोशिश करें। 1 साल में अगर समझ नहीं आ रही, सो के नॉर्मल है, हो सकता है 2 साल के बाद भी समझ ना आए। तीसरे साल में चीज़ें सेंस बनाना शुरू कर देंगी, और चौथे साल में जाके आप कहेंगे वो अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मसला ही कोई नहीं है। तो क्योंकि आप पहले साल में हैं तो इट्स टोटली नॉर्मल अगर आपको मुश्किल लग रहा है। लेकिन जैसे नॉर्मल आप नाइन्थ के अंदर आते हैं, तो आपको अचानक से केमिस्ट्री फिजिक्स आ जाती है, आप कहते हो ये क्या आ गया, मैं तो साइंस पढ़ता आया हूँ, केमिस्ट्री फिजिक्स कैसे आ गई। तो लेकिन आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आते हैं, फिर आपके लिए वो नॉर्मल चीज़ हो जाती है। ऐसे ही फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आ रही तो इट्स फाइन, सेकंड में आ जाएगी, थर्ड में आ जाएगी, इवेंचुअली ये आ जाएगी। तो इतना मसला नहीं है इसका, सर बट ये थोड़ा आपने सा करनी है, ये मस्त चीज़ है। जी बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बता दें, नॉलेज दे दें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे ठीक है, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं दे सकता, टाइम लिमिटेड होने की वजह से। मैं में। जनरली बिल्कुल। बता देता हूँ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। जैसे आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है, वो वेबसाइट नॉर्मली किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट होती है, पीछे सर्वर पड़ा होता है। उस सर्वर पे वो सेव होती है, डेटाबेस होता है, डेटा डेटा वहाँ पे सर्वर पे सेव होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर होता है। उस डेटा सेंटर में हज़ारों लाखों मशीन्स पड़ी होती हैं, मुख्तलिफ तरह की मशीन्स पड़ी होती हैं। कोई मशीन जो है वो कंप्यूट के लिए बेहतर है, यानी वेबसाइट को रन करने के लिए या सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। कोई वेबसाइट डेटा स्टोर करने के लिए, कोई वेबसाइट जो है वो स्टैटिक कंटेंट जैसे इमेजेस वगैरह स्टोर करने के लिए। तो मुख्तलिफ तरह की मशीनें पड़ी होती हैं, तो उसको हम, और वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसको हम क्लाउड कहते हैं। तो क्लाउड का मतलब सिर्फ, मतलब ये समझे कि डेटा सेंटर है, बहुत बड़ा डेटा सेंटर है, जिस पे आप जब मर्जी चाहें मशीन को एक्सेस कर सकते हैं और अपनी चीज़ें जो हैं उस पर सेव कर सकते हैं। तो सर उसके बारे में सीखना, इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते सर हैं। हमने ना मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड में से C++, C# में काम किया ना, ऊप C# और C+ प्रोग्राम में। बट अभी मुझे समर वेकेशन से तो मैंने पाइथन स्टार्ट की कि शायद पाइथन एक ऐसा इनिशिएटिव हो कि मैं लॉजिक बिल्डिंग भी बिल्ड कर सकूं। तो क्या ये बिल्कुल ठीक इनिशिएटिव है कि मैं पाइथन करके बाकी में जाऊँ? पाइथन फ्यूचर की लैंग्वेज है। एवरीबडी जो पाइथन में नहीं है, कुछ और ज़ुबान सीखने का सोच रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप पाइथन में जाएं। C# और बाकी सारी चीज़ें ये खुद ही आ जाएंगी अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ उसमें काम करना पड़ा तो। फ्यूचर इज़ पाइथन, मशीन लर्निंग, AI, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ इन पाइथन। तो ये उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। पाइथन है और जावास्क्रिप्ट है, इसके अलावा अगर कुछ लैंग्वेज आप तब सीखें जब आपको वाकई ही उसकी ज़रूरत हो। C# ओके तब सीखें जब वाकई ही C# का कोई प्रोजेक्ट आपके पास आ गया, बिल्कुल। वरना जी पाइथन सीखें। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, थैंक्स सर, शुक्रिया बहुत बहुत। वेलकम। नेक्स्ट कौन है? अलीम सर अली मुकराब, अगर मुकराम। सर मेरा नाम सही तरह से प्रोनाउंस किया हो तो सर आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। सर वालेकुम। सर आपने जैसे मेंशन किया है कि हमें जो एआई के टूल्स हैं उन्हें लेवरेज करना चाहिए, जैसे कर्सर है। सर हम इन टूल्स को यूज करते हुए लीड कोड को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगेन वही बात है कि लीड कोड जो है वो इसको AI के टूल से आप सॉल्व नहीं करेंगे ना, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए आपने 2+2 खुद सीखना है कि वो 4 कैसे होता है, ठीक है। तो आपने मैथ के बेसिक्स खुद सीखने हैं। वो लीड कोड आप AI से सॉल्व करा लेंगे तो आपने क्या सीखा? आपने तो कुछ नहीं सीखा, राइट राइट। सर। तो उसको आप खुद ही सॉल्व करेंगे। AI टूल्स को आप लेवरेज करेंगे अपने काम करने में, कि जैसे अब आपके पास एक टास्क है, आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, आपने कोई काम करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है, वेबसाइट बनानी है, आप खुद कोड लिखने बैठेंगे, 2 दिन का काम होगा, AI को दे देंगे, वो 4 घंटे में कर देगी, आपका 1.5 दिन बच गया। तो AI को आप यहाँ लेवरेज करेंगे, बट लर्निंग में, हाँ लर्निंग में भी लेवरेज करेंगे। आप AI से ये बोलेंगे कि भाई लीड कोड की मुझे एक पाथ बता दो, कि टॉप एग्जांपल्स बता दो, इजी बता दो, एक एक सीक्वेंस बता दो कि पहले मैं कौन सी करूं, फिर मैं कौन सी करूं, फिर मैं कौन सी करूं, राइट। AI को इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, बट सॉल्व तो आप खुद करने की कोशिश करें ना। अगर आप खुद सॉल्व ठीक है करेंगे तो सर। ही आपकी लर्निंग होगी। AI तो सॉल्व कर देगी भाई, AI का क्या जाता है, बट आपकी लर्निंग नहीं होगी ना। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। चलें, यूर वेलकम।
सर अनस आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। ओके। अच्छा सर, हम ये कह सकते हैं कि एजेंट्स के आने के बाद आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का आगाज हो चुका है, और इसकी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दौर में जो इसकी जॉब्स हैं वो क्या जॉब्स न्यू क्रिएट होंगी, क्या जॉब्स खत्म हो जाएंगी? जिस तरह से एक अब बैंक है फॉर एग्जांपल, अब एक बैंक में 4 लोग फॉर एग्जांपल काम कर रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वहां पर आने वाले दौर में या आने वाले दिनों में वहां पर एजेंट्स काम करेंगे? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, एजीआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस ही नेक्स्ट चीज़ है जनरेटिव एआई के बाद। और मेटा एज इन कंपनी भी इस पे अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है, और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं एजीआई के ऊपर इस वक्त, कि इवेंचुअली एजीआई जो है, एजीआई इज द फ्यूचर। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि एजेंट्स ही काम करेंगे, और बहुत सारा काम जो है वो एआई के पास चला जाएगा। तो इससे जॉब्स खत्म नहीं होंगी, बल्कि इससे नई जॉब्स, हाँ वो जॉब्स खत्म हो जाएंगी। आप कर देते हैं। अच्छा, तो उससे वो वाली जॉब्स तो खत्म हो जाएंगी जो हार्ड वर्किंग वाली जॉब्स हैं, आप बैठे क्लर्क की तरह काम कर रहे हैं, ये जैसे टाइपराइटर होते थे पहले, या एडिटिंग काफ़ी अब ऑटोमेट हो गई है, सॉफ्टवेयर जो वीडियो एडिटिंग वगैरह, या डिजाइनिंग ऑटोमेट होगी भी है, तो वो नॉर्मल जॉब्स तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन नई जॉब्स प्रोड्यूस हो जाएंगी कि आप ऐसे एजेंट्स बनाएंगे जो स्पेसिफिक जॉब को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे आप ऐसा एजेंट बना लेते हैं जो एक अकाउंटेंट की जॉब ले सकता है। अब वो एजेंट कितने लोगों को बेचेंगे, तो आप कितने पैसे बनाएंगे? और फिर आपको खुद एक टीम चाहिए होगी जो उस एजेंट्स को डेवलप करेंगे, उन एजेंट्स को बनाएंगे, तो नई जॉब्स, डिफरेंट तरह की नई जॉब्स प्रोड्यूस होंगी। बट आप ज़रूर इस चीज़ों को सीखें कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई है क्या, और एजीआई किस तरह से फ्यूचर को चेंज करने जा रही है। तो दैट्स अगेन फ्यूचर टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया था, जो एजेंट्स हैं, यही फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। जी, सैयद मोहम्मद उमर। वी आर टाइम, लेकिन जल्दी क्विकली 5 मिनट और ऊपर करके देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं एक्चुअली आई एम currently working on some no code tools like Webflow and Framer। तो इसके बारे में मुझे पूछा था। अच्छा, along with that जो है मैं AI and ML भी साथ में पढ़ रहा हूँ। तो मैं Webflow इसलिए सीख रहा था because I like designing websites। So should I go ahead with it, या फिर मुझे छोड़ के सिर्फ I should only pursue AI and ML? आई थिंक इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, जितनी ज़्यादा स्किल्स आपके पास होती हैं दैट्स प्रीटी गुड। जैसे मैंने बताया कि एआई एमएल आप पढ़ेंगे, और साथ साथ आप उन टूल्स को भी यूज़ कर रहे हैं जो एआई एमएल से बने हुए हैं, तो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एआई एक्चुअली इन टूल्स को बनाती कैसे है, एआई पीछे इस्तेमाल कैसे होती है। आई थिंक यू शुड परसू बोथ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो आई डोंट नो, इसमें कन्फ्यूजन क्यों है आपको, राइट? तो अगर आप वेबफ्लो यूज़ कर रहे हैं, और बाकी भी एआई के टूल्स हैं, कर्सर, कोडी, जैसे मैंने बताया, क्लाइन, या और भी, देयर आर मेनी राइट नाउ। मैं जब बात कर रहा हूँ उस वक्त इतने टूल्स बन गए होते हैं, लाइक एवरी डे देयर इज न्यू टूल कमिंग इन। तो आप देखें कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, यू मस्ट लर्न दोस। जी, शाहबाज खान साहब। सर शहबाज खान। वालेकुम सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना टाइम निकालने के लिए। सर मेरा सवाल जल्दी से कंक्लूड करता हूँ सर। मैं बेसिकली अभी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तकरीबन 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, और बैक एंड पे मेरा मेनली काम है, और टॉप की कंपनी में काम कर रहा हूँ पाकिस्तान की, बाइकिया में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, जिस तरह जेन एआई की फील्ड और एआई का आगे आप बता रहे हैं कि बहुत डिमांड है, तो मुझे अपनी ही फील्ड में ज़्यादा ग्रूम करना चाहिए इसी में, या मुझे एआई की तरफ जाना चाहिए? और अगर एआई की तरफ जाना चाहिए तो स्पेसिफिक स्किल सेट की तरफ जाना चाहिए, या मुझे इसमें लाइक एजुकेशनली भी यानी मास्टर्स वगैरह डिग्री भी अपील करनी चाहिए? देखें, अगेन डिग्री का तो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट, आप डिग्री की तरफ जाएं। सबसे पहले तो एआई को यूज़ करें अपने उसी बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर, कि एक नॉर्मल जो आपको टास्क मिलता है, अभी आप टास्क करने में लेट्स से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन लगाते हैं, तो आप यूज़ करें इन टूल्स को जिनको मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। इवन चैट जीपीटी ने भी नया टूल दे दिया, एक्स कोड आई थिंक उसका नाम है, जो कि बैकग्राउंड एजेंट्स हैं, मल्टीपल आप उसको टास्क दे सकते हैं और बैकग्राउंड में करता रहता है। एक तो ये देखें कि आप अपने कोड को कितनी जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं उन टूल्स के जरिए। पहला काम तो ये करें कि अपने पूरे जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें एआई को इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि आपका काम जल्दी होना स्टार्ट हो। वो काम जो करने में आपको कई दिन लगते थे, वो चंद घंटों में हो जाएगा। स्पेशली ऑटोमेशन और ऑटोमेटेड टेस्ट और डिप्लॉयमेंट्स के ऊपर चेक्स, या लिंटिंग, बेसिक एरर चेकिंग, ट्रबल शूटिंग, जो बेसिक काम हैं उनमें एआई को डालें।
जो काम इस तरह के काम एआई इंसान ज़्यादा अच्छे करती है, कि ताकि आपका कोड जो है वो थोड़ा एक ज़्यादा रिलायबल हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से चले। नंबर एक। नंबर दो, फिर आप सीखें कि एआई काम करती कैसे है। उसमें एआई की एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपने एलएलएम्स को यूज़ करते हुए आप एजेंट्स बनाने की कोशिश, एजेंट्स को लर्न करने की कोशिश करें कि एजेंट्स बनते कैसे हैं। उसमें आप सीखेंगे कि रिट्रीवल्स क्या होते हैं, एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, रैग्स क्या होते हैं, फाइन ट्यूनिंग क्या होती हैं। ठीक है, मैं मुख्तलिफ चीज़ों का नाम ले रहा हूँ। आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। एक वेबसाइट है 100x इंजीनियर्स, इसको सर्च करें। ये इंडियन वेबसाइट है, वो लोग ये कोर्स करवाते हैं आपको। उस पर ऑब्वियसली बहुत महंगा कोर्स है, आपको वो कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बट वहाँ से आप कंटेंट्स देख सकते हैं 100x इंजीनियर्स के, कि उनके क्या कोर्स कंटेंट्स हैं। अगर किसी ने एआई सीखनी और बताते हैं कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, आप उस वेबसाइट से वो टॉपिक उठा के उन टॉपिक्स को खुद यूट्यूब से लर्न कर सकते हैं। इससे आप थोड़ा एआई इंजीनियर हो जाएंगे। हाँ, अपनी सीवी को जरूर अपडेट करें आप लोग। जब जब एआई सीख रहे हैं अपनी सीवी और अपने लिंक्डइन पे जरूर मेंशन करें। ये आपको हेल्प करेगा जॉब सिक्योर करने में एआई रिलेटेड। ठीक है, ये 100x इंजीनियर्स विजिट कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि बिल्कुल क्या सर। रोल में अपने स्पेसिफिक टू एआई। 100x इंजीनियर्स, बिल्कुल सर। ये इसका मैं पूरा पाथ शेयर करता हूँ जी। सर मोहम्मद अवीस। हाँ वो सर। सर फर्स्टली बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत अच्छा वेबिनार था। सर मेरा क्वेश्चन है कि आजकल जो जितने भी टूल्स आए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स बिजनेसमैन को हो रहे हैं, जो बिजनेस ओनर से। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ सर, तो मैंने भी कई प्रोजेक्ट्स बनाए थे सॉरी, कर्सर मुझे से। बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइएगा। तो फिर से सर बनाए थे। आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है लेकिन समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि जो जितने भी आजकल जो एआई टूल्स आए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स बिजनेसमैन को हो रहे हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, हम्म। क्योंकि उनका काम ऑटोमेट हो रहा है। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर हम कोई अपना स्टार्टअप या कोई क्लाइंट्स ढूंढने शुरू करें, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग तो हमें आती है, जिस तरह वेब के हो गए, जिस तरह एआई के जो चैटबॉट्स बना लेते हैं टेक्नोलॉजी के AI के, तो कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे सर कि हम उधर अपने जो क्लाइंट्स हम तलाश कर सकें। एक या हम फाइबर हो गया, गुरु, अप उस पे जाए, या कोई अपना एक वो जो वेबसाइट बना के उसके सर्विसेज को हम प्रमोट करें, तो कौन सा हमारे पास बेस्ट होगा। आपका आपका सवाल मेनली फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म तो हैं ही हैं, अपवर्क और freelance.com, लेकिन मेरे ख्याल में पर्सनली जो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो लिंक्डइन का है। लिंक्डइन को हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप उनको लिंक्डइन पे मेंशन करें। और यूएस बेस्ड कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, लोकल कंपनीज, जो उन्होंने जॉब पोस्ट की होती हैं, आप उन जॉब्स पे जाएं, उनको बताएं कि भाई ये काम के लिए आप इतना महंगा बंदा हायर करेंगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको बहुत कम कीमत में ये काम करके दे सकता हूँ। तो लोग ये वाला मॉडल भी अडॉप्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मॉडल, कि कंपनी फिर ये कोशिश करेगी मैं इतना महंगा बंदा क्यों हायर करूँ, अच्छा चलो मैं इसको थोड़े बहुत पैसे देकर ट्राई क्यों ना करा लूँ कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता है नहीं करता। तो आप वो भी प्लीज़ ट्राई करें। फ्रीलांसिंग के लिए मे बी इट कुड बी अनदर टॉक कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। बट दिस इज़ वन वन ट्रिक दैट यू कैन यूज़, कि लेवरेज लिंक्डइन जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोफेशनल बैठे लिंक्डइन पे है ना, सारी कंपनीज बैठी लिंक्डइन पे हैं, सारे लोग काम करने वाले करवाने वाले बैठे लिंक्डइन के ऊपर हैं। तो जस्ट यूज लिंक्डइन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मैम मौसमा, मैम आप अपना क्वेश्चन कर लें। ओके सर, उनैब। अस्सलाम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी रिसेंटली कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, और मेरे पास वर्डप्रेस के अंदर मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। एक कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ पार्ट टाइम, और मैंने फ्रीलांसिंग पे भी कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूरोप साइड पे मूव आऊँ, और इजीली मुझे वहाँ पे जॉब्स किस तरीके से मिल जाएंगी, और पीआर के लिए मैं चाह रहा हूँ पीआर मिल जाए इजीली मुझे, या स्टडी पे जाऊँ या वर्क के उस पे जाऊँ मैं। यार अगेन जो ये वाला सवाल है, आई थिंक दिस वेरी स्पेसिफिक टू योर योर पर्सनल यूज केस के और आपकी पर्सनल सिचुएशन, कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं। अगर आप स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली स्टडी का डिफरेंट होता है। आपको वो जो जीआरई है, जीमैट है, आपका सीजीपीए, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, यूनिवर्सिटी की फ़ी है, वो सब कुछ करना पड़ेगा, राइट। आपको स्टेटमेंट शो करवानी है। ये एक डिफरेंट राउट है। दूसरा राउट जो है वो आप डायरेक्टली जॉब ट्राई करें, जॉब मिल जाए।
तो वर्डप्रेस की बेस पे इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आपको वर्डप्रेस की बेस पे जॉब मिलेगी। आगे मैं नहीं कह रहा नहीं मिलेगी, मिल सकती है, लेकिन आपकी चांसेस कम हो जाते हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए आप थोड़ी और स्किल्स सेट आपको अपना बढ़ाएं, जैसे वेब डेवलपमेंट है, बैकएंड डेवलपमेंट है, फ्रंट एंड है, या एआई बेस्ड डेवलपमेंट है, एआई के टूल्स हैं। अपना स्किल सेट बढ़ाएं, स्किल सेट बढ़ा के कंपनीज को रीच आउट करें। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लोग जो हैं उनको डायरेक्ट जॉब्स मिलती हैं और लोग बाहर मूव आउट करते हैं, लेकिन अगेन उनका स्किल सेट थोड़ा सा वाइड होता है। अपना स्किल सेट बढ़ाएं, थोड़ा ज़्यादा अपने टूल में वर्डप्रेस के अलावा भी चीज़ें डालें। वर्डप्रेस की जॉब्स बहुत कम होती हैं इंटरनेशनली, क्योंकि अब वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना कोई इतना मुश्किल काम रह नहीं गया। तो मुश्किल वाली स्किल सीख के उनको अडॉप्ट करके सीवी पे डालें, फिर जॉब तलाश करें। तो अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप स्टडीज़ पे जाना चाहते हैं या जॉब पे जाना चाहते हैं, बट नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं और जॉब्स मिल जाती हैं ऐसे, अगर आपकी राइट स्किल सेट हो आपके पास तो। ओके सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मैम बिस्मा, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। I'm a final year student and Math Exec is smart reliable security device for all ages, which include both software and hardware. Our specialty is AI-powered voice model. So my question is that how can we transform this project into a startup? सॉरी बिस्मा, आपको सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई कैंट हियर यू। मतलब मुझे आवाज़ तो आ रही है, बट आई कैंट अंडरस्टैंड व्हाट डिड यू से। आप कोई चीज़ को स्टार्टअप में कन्वर्ट करना चाह रही हैं, तो कैन यू प्लीज़ रिपीट? आप जी सर, हमारा ना सेफियर स्मार्ट सिक्योरिटी डिवाइस फॉर ऑल एजेस एक हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हम इसको स्टार्टअप में कैसे कन्वर्ट करें। नहीं, व्हाट डज दैट डिवाइस डू एक्चुअली स्मार्ट? मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे इसका? जी सर, ये ना आपको ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसमें 5 फीचर्स होंगे। एक आपका जीपीएस लोकेशन और आपका वॉइस सेंसर भी होगा। अगर आपको कोई भी इशू होगा आप हेल्प कर सकते हो। और कीवर्ड बोलेंगे आप हेल्प मी, सेफ मी, तो वो आपको एक मैसेज जनरेट कर देगा आपके फैमिली को, फ्रेंड्स को, पुलिस को, इस तरह से। तो वो डिवाइस कौन डेवलप करेगा? वो हम ही कर रहे हैं, मतलब मैं और मेरी टीम मिलकर। हाँ ठीक है। तो जनरली फॉर द स्टार्टअप मेरी एडवाइस ये होगी कि डोंट गो आफ्टर द डिवाइस। अगर आपने इसको एफ आई पी किया है तो ज़बरदस्त, बट एज ए स्टार्टअप कन्वर्ट करना है तो डोंट बिल्ड द डिवाइस, बिल्ड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेचना ज़्यादा आसान है डिवाइस बेचने से। आप जनरली यही सोच लें, आपने खुद कितनी डिवाइसेस खरीदी होंगी। नॉर्मली एक डिवाइस सबके पास होती है, वो होता है फ़ोन या वॉच। ठीक है, तो ये यही डिवाइसेस होती हैं। तो आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो फ़ोन पे चल सके या जो वॉच पे चल सके, और उसको आप उसमें ऑप्शंस डाल सकें जो भी आपने डालने हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के, इंस्टेड कि आप एक डिवाइस बेचें। क्योंकि डिवाइस को बेचना इट सेल्फ इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब। बट अगेन अगर आप कोई स्पेसिफिक, आई डोंट नो हाउ डू आई से दिस, क्योंकि जब हम नॉर्मली एफ आई पी कर रहे होते हैं ना, हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं। आई डोंट वांट डिस्करेज यू, सो सॉरी इफ यू। तो जिस वांट टेल यू के जो हार्डवेयर का बिजनेस है ना, इट्स टोटली इंटायरली डिफरेंट। अगर आप डिवाइस खुद बनाएंगे, डिवाइस को बेचेंगे, तो इट्स इट्स वेरी डिफरेंट बिजनेस। इट रिक्वायर्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल सेट, डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेट। बट अगर आप सॉफ्टवेयर का बिजनेस करते हैं, सॉफ्टवेयर को बेचना निस्बतन आसान है। और वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल यूज़र ने करना है अपनी ही किसी डिवाइस के ऊपर। वो एंड्रॉयड पे इंस्टॉल हो जाएगा, वो टैब में हो जाएगा, वो वॉच में हो जाएगा, जो ऑलरेडी उसके पास एक डिवाइस है, उसने खाली ऐप ही डाउनलोड करनी है ना। बट अगर आप एक डिवाइस डाउनलोड करने का उसको कह रहे हैं या डिवाइस खरीदने का कह रहे हैं, आपका कंपेटर कौन है? ऐसा कि क्या डिवाइस दुनिया में एग्जिस्ट करती है? जी सर, करती है। वो ना ज्यादातर ये होता है कि वो बहुत सिंगल टाइम पे दे देते हैं, या तो जीपीएस लोकेशन दे देते हैं या फिर वॉइस मॉडल दे देते हैं, लेकिन हम ऑल इन फाइव दे रहे हैं। हमारे में सेंसर्स भी हैं। आपने जिस तरह से सॉफ्टवेयर की बात करी, तो जी हम लोग ना एक तरह से अपना सॉफ्टवेयर ऐप भी बना रहे हैं, एक तरह से मोबाइल ऐप। और वो हमारी डिवाइस से इंटीग्रेट करता होगा, और हमारी डिवाइस वो बहुत वेरिएबल होगी। आप उसको कहीं भी अटैच कर सकते हो, एज नेकलेस, किचन, बेल्ट में, कहीं भी, जहां भी आपको आसानी हो। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो हार्डवेयर का बिजनेस है, अगेन या कोई भी आपका बिजनेस है, स्टार्टअप में जब आप स्टार्टअप करते हैं तो स्टार्टअप में नॉर्मली या तो आप अपने पैसे बर्न करते हैं, अपने पैसे लगाएंगे, लगा के आप डिवाइस जी बनवाएंगे, डिवाइस बनवा के बेचने की कोशिश करेंगे। बिकेगी तो स्टार्टअप कामयाब, नहीं बिकेगी तो सारे पैसे डाउन द ड्रेन। ठीक है, तो ये नॉर्मली जनरली ऐसा ही होता है जो स्टार्टअप के अंदर। एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपना आइडिया कहीं प्रेजेंट करें जाकर, किसी वीसी को या किसी इनक्यूबेटर्स को। वहाँ पर आप उनको बताएं, जैसे लम्स में इनक्यूबेटर्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान में जो पीआईटीबी के होते थे, प्लान एक्स और प्लान 9।
वहाँ पर, या इंटरनेशनल जैसे वाई इंक्यूबेटर है, आप किसी इंक्यूबेटर में अपना आइडिया लेकर जाएं, उनको बताएं कि दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू, वुड यू इन्वेस्ट इट। अगर एक भी इन्वेस्टर कहता है कि भाई आई एम इंटरेस्टेड इन योर आइडिया, ठीक है, तो आपको लगता है कि भाई यही वो चीज़ है जो आपको, बेशक आप इन्वेस्टर को लाएं या ना लाएं, बट आपका आइडिया वैलिडेट हो जाता है कि आपको स्टार्टअप में इसको कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 4 5 6 इन्वेस्टर के पास जाते हैं, सारे इन्वेस्टर कहते हैं भाई मुझे आइडिया समझ नहीं आया, तो फॉर श्योर फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए कि अब मैं क्या चेंज करूं, या इन्वेस्टर से आपको वो चीज़ मिल जाती है कि इन्वेस्टर एक्चुअली क्या चाह रहा है, कि इन्वेस्टर किस चीज़ पे अपना पैसा लगाएगा। तो आपको वो पता चल जाता है कि आपने अपने स्टार्टअप को किस तरफ मोड़ के लेके जाना है, जिससे आप एक कामयाब स्टार्टअप बना सकते हैं। राइट। ओके, थैंक यू सो मच सर। चलें, ओके, वेलकम, थैंक यू। सर इबादुर रहमान। Am जी I सर। audible? यस यस यस, यू आर। Yeah. सर मुझे थैंक यू वेरी मच फॉर सेशन। सर मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि अभी आपने जो फ्रेमवर्क दिया वो खैर टेक बैकग्राउंड के लिए तो वो है। हाउ डू यू सी के जो लोग नॉन टैक से आ रहे हैं और जो मिड 30s में हैं, कंसीडरिंग द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन यूएस, यू नो, तो अभी वो किस तरह से आप उनको देखते हैं, और क्या आप देखते हैं फैंग के अंदर नॉन टैक के लोगों का कि वो इंजीनियरिंग के रोल्स में आ जाते हैं, अगर उस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं इसी पाथवे को फॉलो, तो इस पर अगर आप कुछ इनपुट दे सकते। थैंक यू। यार जब कोविड के बाद या कोविड के दौरान या कोविड के फौरन बाद, उस वक्त बहुत से लोग नॉन टेक से टेक में आए थे, राइट। कि अगर आप नॉन टेक हैं, आप एक बूट कैंप करें, आप छोटा सा कोर्स करें, फैंग में जॉब भी हो गई थी, लिंक्डइन में भी, फेसबुक में, मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब भी हो गई थी। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि जब ये बूम ख़त्म हुआ, उसके बाद कंपनी ने, जब जो लोग हर जगह ले ऑफ स्टार्ट हुए, बहुत सी कंपनी ने ले ऑफ किए, तो नॉर्मली उन्होंने वही लोग ले ऑफ किए जो जिनके पास शॉर्ट कोर्सेज थे, प्रोग्राम्स थे, एक लॉन्ग टर्म डिग्री नहीं थी। तो आप डिग्रीज करके, कोर्सेज करके टेक में आ तो सकते हैं, लेकिन एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म करियर के लिए आमतौर पे रिकमेंड किया जाता है कि अगर डिग्री हो, डिग्री, अगेन वो डिग्री वर्सेस स्किल की एक अलग डिबेट है। बट अगर आपके पास डिग्री नहीं भी है, सॉलिड स्किल है, तो भी जॉब तो आपको मिल जाती है, आपको फैंग में भी मिल जाती है, आपको बाकी कंपनीज में भी मिल जाती है। अगर आपके पास सॉलिड डिग्री है, सॉलिड स्किल्स हैं, आई एम सॉरी, और जो वो स्किल जिनकी फैंग को ज़रूरत है, जैसे इस वक्त फैंग को या उन तमाम बड़ी कंपनीज को एआई की स्किल्स की ज़रूरत है, जो मशीन लर्निंग, एआई, जनरेटिव एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन स्किल्स की ज़रूरत है। अगर आपके पास वो स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल्स हैं तो जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल्स नहीं है, डिग्री है और पुरानी स्किल्स हैं, तो भी शायद आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ना डिग्री है और आपके पास पुरानी स्किल्स हैं, फिर जॉब का मिलना मुश्किल होगा। तो या तो आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल्स हों, या फिर आपके पास वो डिग्री या वो मिनिमम स्किल्स हों जो फैंग को चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप फैंग में या बड़ी कंपनीज में ट्राई करना चाहते हैं, तो जस्ट सी कि कौन सी स्किल्स हैं जिसकी उसको ज़रूरत है। फैंग में, इन कंपनीज में आमतौर पे कहते हैं किसी भी फील्ड में डिग्री हो, दे डोंट रिक्वायर सीएस डिग्री, बट आपके पास वो स्किल्स ज़रूर हों जिन स्किल्स की उनको ज़रूरत है। तो आई थिंक स्किल्स मैटर अ लॉट अदर देन द डिग्री। तो आप उनके रोड मैप लें, और वो 6 महीने 1 साल जितना कोर्स होता है उसको आप फॉलो करें। आई थिंक यू कैन मेक इट। तो इसमें इसमें इतना मसला होना चाहिए, बहुत से लोग करते हैं ऐसे। थैंक यू सो मच सर। You're welcome. ओके सर, अरसलान आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम ईशा बाबर। अस्सलाम वालेकुम, am I audible? Yes, yes, you are. अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अभी एकेडेमिया में हूँ। आई टीच कोर्सेज एआई और डेटा साइंस से रिलेटेड। अब उसमें ये था कि प्रीवियसली मेरा कुछ प्लान था एकेडेमिया की चीज़ें परस्यू करने का, लाइक आई हैव अ मास्टर्स, तो आई वाज प्लानिंग टू डू अ पीएचडी। अब उसमें जो प्रोफाइल थी दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, कि आप रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, पेपर्स वगैरह पब्लिश करते हैं, दैट इज आई थिंक दैट इज काइंड ऑफ अ कनेक्शन फॉर द एकेडेमिया। बट अब इंडस्ट्री का बात कुछ ना कुछ मुझे समझ आ गया। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम लीड कोड, डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरे एंगल में चूंकि मैं एआई है तो मैं एलएलएम वगैरह सीख। अब उसमें दो क्वेश्चंस हैं। पहले ये कि अब मेरी रेज्यूमे को क्या, कौन सी चीजें मेरी रेज्यूमे में होनी चाहिए जो कि मेरी रेज्यूमे को इंटरव्यू टेबल तक लेके जाए, क्योंकि स्किल का तो बात तब आएगी ना जब मेरा इंटरव्यू होगा। और सेकंड बात ये कि लाइक आई हैव लाइक 6-7 मंथ्स टू प्रिपेयर फॉर माय इंटरव्यूज, तो उसमें क्या चीज़ है, मुझे स्किल की तरफ जाना चाहिए या फिर मुझे कोई ऐसी जॉब करनी चाहिए जहाँ से मुझे इन चीज़ों का एक्सपीरियंस आए? बिकॉज मैं अभी एकेडेमिया में हूँ, तो एकेडेमिया में हम बहुत ज़्यादा हैंड्स ऑन नहीं कर रहे होते हैं, हम पढ़ा रहे होते हैं। सो आई थिंक मैं हैंड्स ऑन में थोड़ा सा लैग कर रही हूँ।
करती हूँ, तो शुड आई बट डू आई हैव टू ऐड इन माय रेज्यूमे और सेकंड के जॉब या फिर स्किल्स? थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूँ आपके। सबसे पहले तो ये आपने कहा कि कौन सी स्किल्स और कौन सी चीज़ें, उसका बड़ा आसान होता है। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी कि आप आपके जहन में होना चाहिए कि कौन सी टारगेट कंपनीज हैं या वो कौन सी टारगेट जॉब प्रोफाइल है जो आप करना चाहती हैं। लेट्स से यू वांट टू बी द बैक एंड इंजीनियर, यू वांट टू बी द फ्रंट एंड इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर, नेटवर्किंग, जो भी है, राइट। यू पिक अ प्रोफाइल कि कौन सी प्रोफाइल है जिसमें आपने जाना है। आप उस प्रोफाइल की जॉब सर्च करें लिंक्डइन के ऊपर या इंडीड के ऊपर या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर। वहाँ पे आपको स्किल्स मिल जाएंगी। उन्होंने क्लियरली लिखा होता है कि हमें ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो जो आपकी जॉब प्रोफाइल है उसकी स्किल्स को कहीं पे नोट्स बनाएं, लिखते जाएं कि ये स्किल तो वो है जो हर किसी को रिक्वायर्ड है ही है, राइट। आपको समझ आ जाएगी टॉप 4 5 6 स्किल्स जो हैं ये हर किसी को रिक्वायर्ड हैं ही हैं। फिर उसके बाद मैंने वेबसाइट बताई है roadmap.sh, और एक मैंने बताई फ्री कोड कैंप। यहाँ पर नॉर्मली उन तमाम स्किल्स का पूरा पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है। उसके अलावा भी कोर्सेरा है, यूट्यूब है, जाहिर बात है, भरी पड़ी हैं चीज़ें, कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हैं। आप उन स्किल्स को अडॉप्ट करें। स्किल्स आपके पास आ गई। अब रिज्यूमे को उसी के लिहाज से आपने, अगर आप लेट्स से आप 2 जॉब के लिए कर लेती हैं, आप कर लेती हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट, आप कर लेती हैं बैक एंड इंजीनियर, तो रिज्यूमे के 2 वर्जन बना लें। एक वर्जन पूरा फुल स्टैक पे फोकस्ड हो, वो फ्रंट एंड की बात भी करे, वो आर्किटेक्चर की बात करे, वो बैक एंड की बात करे, राइट। फिर आप ये कर लेती हैं सब बैक एंड की, वो बात करे बैक एंड की, बात करे डेटाबेसेस की, बात करे डिप्लॉयमेंट्स की, सर्वर्स की, क्लाउड की। तो अपनी डिफरेंट अगर प्रोफाइल है तो डिफरेंट रिज्यूमे बना लें। और वो रिज्यूमे में एग्जैक्टली वो वर्ड मेंशन ज़रूर करें जो वर्ड जॉब में मेंशन है। क्योंकि अगर मुझे लेट्स से एक बैकएंड इंजीनियर चाहिए जिसको गूगल क्लाउड आता होगा, तो मैं गूगल क्लाउड का वर्ड सर्च जरूर करूंगा। अगर आपके सीवी में होगा तो आप कहीं ना कहीं अपीयर हो जाएंगी, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में होगा तो आप कहीं ना कहीं सर्च में अपीयर हो जाएंगी, नहीं होगा तो नहीं होंगी। तो आपके लिंक्डइन के अंदर, आपके सीवी के अंदर वो कीवर्ड ज़रूर होने चाहिए। अब दूसरा रह गया कि अब आप जो हैं वो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लें या आप जो है सब स्किल सीखें। तो आई वुड से कि दोनों करें। अगर आपको स्किल सीखना तो बेस्ट है ना, तो आप यूट्यूब से जाएं और जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं वहाँ से फॉलो करें। बट अगर आपको जॉब मिल रही है तो यू, इवन एंट्री लेवल जॉब है तो यू शुड टेक दैट। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस, सीखने का एक्सपीरियंस वर्सेस एक्चुअल प्रोजेक्ट्स करने का एक्सपीरियंस बहुत फ़र्क होता है। आप जितना मर्जी पढ़ते रहें, जैसे एग्जांपल भी है कि मैं जितना मर्जी पढ़ता रहूँ स्विम कैसे करना है, स्विमिंग कैसे करनी है, बेशक मैं 100 किताबें क्यों ना पढ़ लूँ, लेकिन जब मैं पानी में उतरूंगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई तैरना कैसे है। किताबें पढ़ने से इतनी ज़्यादा स्विमिंग शायद नहीं आएगी मुझे, या शायद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो नॉलेज होना एक अलग बात है, बट अगर आपको जॉब मिल रही है तो यू शुड गो फॉर दैट, राइट। या एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर दैट कि आपको कोई ना कोई एंट्री लेवल जॉब मिल जाए। अच्छा, ठीक है। सो ओके, सो द माय पॉइंट वाज कि रेज्यूमे में ऐसी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हो, लाइक जॉब इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के मैंने ये बिल्ड किया है, दैट विल लीड मी टू, लाइक इफ आई हैव टू शो देम कि मुझे ये चीज आती है, तो आई विल ऐड द थिंग्स व्हिच आई हैव बिल्ट ओवर द हाँ टाइम, दैट विल हाँ। शो कि आपको ये चीज आती है। अच्छा, उसमें ना, उसमें ये होता है कि जैसे आप सीख रहे हैं ना, लेट्स से आप एक करते हैं कोर्स, तरह का कोर्स करते हैं, राइट। उसमें वो आपसे 7 एग्जांपल्स देते हैं कि भाई वेब पेज बनाना है, फॉर एग्जांपल ये नेटफ्लिक्स का या facebook.com का, google.com का पेज बनाएं। आप वो पेज बनाएं, पेज बनाकर गिटहब के ऊपर उसको पब्लिश करते हैं, गिटहब का यूआरएल डाल दें। तो अब आप ये बता सकते हैं कि आपको वेब डेवलपमेंट आती है, और ये आपके सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने किए हैं। वो चाहे एकेडमिया के ही प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, वो चाहे आपके लर्निंग के दौरान किए हुए प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, उन प्रोजेक्ट्स को जरूर मेंशन करें। उस प्रोजेक्ट को अपना स्किल्स का सेक्शन बनाएं या प्रोजेक्ट्स का सेक्शन बनाएं, एक्सपर्टीज का सेक्शन बनाएं। उसमें बताएं कि आपने ये प्रोजेक्ट किए हुए हैं, उन प्रोजेक्ट में इन टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया हुआ है। आपने HTML, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript ये आपने यूज़ किया, आपने प्रोजेक्ट बनाया। अगले प्रोजेक्ट में आपने पाइथन यूज़ की, आपने मशीन लर्निंग यूज़ की, आपने ये यूज़ किए। तो जब आप एग्जांपल्स दे देंगी, बेशक वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स क्यों ना हो, बट आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे दिखाने के लिए। तो एंट्री लेवल के स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बनाएं, बना के गिटहब पे डालें, उनके यूआरएल एक्सेसिबल हों, और उनको आप मेंशन करें अपने सीवी के अंदर। तो बेशक आपका एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे वुड नो कि आपने कुछ कर रखा है और वो आपका विजिबल है काम। ओके, मेक सेंस, थैंक यू। यू वेलकम। सर अरसलान, सर आप अपना क्वेश्चन कर लें। आई थिंक लेट्स डू 5 more minutes, और फिर इसमें हम जितने क्वेश्चन कर सकते हैं वील एंड आफ्टर दैट। साउंड्स गुड? श्योर सर। जी। सर अगर आप बात करें तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही, सर अरसलान। सर फसी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
राइट। फाइनली मैं जो है वो काफ़ी दफ़ा डिस्कनेक्ट भी हो गया था, तो मैं दोबारा से लाइन में पीछे जा रहा था बार बार। So, my name is Syed Fasih, and I am in moderator team of iCode Guru, as well as I am connected with you from a long time. मैंने आपको जो है वो कामयाबी नेटवर्क पे देखा था, और आई एम अ फुल मेंबर देयर एज वेल। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे लेकर चल रहे होते हैं, एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वी नो कि किसी एक फील्ड को हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते। हमें, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपके पास क्लाउड की भी नॉलेज होगी, आपको डिफरेंट उसके मॉडल्स पता होंगे, आपको साइबर सिक्योरिटी की भी नॉलेज होगी, आपको नेटवर्किंग के भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और वेब डेवलपमेंट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टूल्स बताऊंगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ताकि आप बेस्ट टेक स्टैक ढूंढ सकें। सो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या आप ये गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हम फोकस्ड होकर किसी एक सेट ऑफ टूल्स के ऊपर, किसी एक एम के ऊपर वर्क करें? जैसे आपने पहले भी आंसर्स के अंदर मेंशन किया है कि आप 6 महीने या 1 साल का रोड मैप बना लें और उसको रिलीजियसली फॉलो करें। एज लाइक स्टूडेंट, ये मेरे लिए काफ़ी हार्ड होता है कि मैं जो है वो एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करता रहा हूँ, एंड इवन दो कि मैं देख रहा हूँ दूसरी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फॉर इंस्टेंस, मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्टिफिकेशन आई, और मैं दूसरे एक फील्ड के ऊपर वर्क कर रहा था। सो मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग की थी। मैंने उस सर्टिफिकेशन को परस्यू करके अपने दूसरे कोर्स को डिले कर दिया। तो हाउ डू यू सी दैट? कॉन्ग्रेचुलेशंस और तमाम चीज़ें मिल तो जाती हैं, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाते हैं, बट फोकस नहीं हो पाता। हाउ, लाइक व्हाट अच्छा, सजेशन वुड यू गिव टू मी? आई वुड आंसर दैट। अच्छा, उसमें आपने ये देखना होता है कि व्हाट डू यू वांट टू बी। आप ये नहीं देखते कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, आप ये देखते हैं 5 साल बाद आप क्या होंगे। ठीक है, 5 साल बाद आप अपने आप को क्या देखते हैं, आप कौन सा टैग लगाना चाहते हैं अपने साथ। डू यू वांट टू बी ए क्लाउड इंजीनियर, ए नेटवर्क इंजीनियर, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, मोबाइल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपने जाना कहाँ है, कौन सा टैग लगाना है, आपको एक पिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप थोड़ा 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 आपको सब पता हो। थोड़ा थोड़ा सब पता तो होता है, बट एक किसी एक में स्पेशलाइज भी होता है। इसको हम कहते हैं टी शेप इंजीनियर। टी शेप जैसे टी वाइड होता है, फिर एक डेप्थ होती है। ठीक है, आपको विड्थ में बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, डेप्थ में आपको एक चीज़ पता होती है। तो आप ये सर्च भी करेंगे इस टर्म टी शेप्ड इंजीनियर, कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो टी शेप्ड होता है। एक चीज़ की डेप्थ होती है, बहुत सारी चीज़ों की ब्रेड्थ होती है। तो एक टैग आपने लगाना है अपने ऊपर, वो टैग जो भी टैग है आप पिक कर लें कि ये टैग आपने लगाना है और आपने इस फील्ड में जाना है। तो मेन आपका वो होगा। फिर आप मेन वो करेंगे, बाकी चीज़ों को सरसरी करेंगे, मेन आप उसके ऊपर ही फिर फोकस करेंगे। अगर आपने डिसाइड कर लिया अपने मशीन लर्निंग में जाना है, अब आप सारी चीज़ें मशीन लर्निंग की करेंगे, साथ आप क्लाउड भी सीखेंगे, साथ नेटवर्किंग भी सीखेंगे, साथ पाइथन भी सीखेंगे। बट वो आप थोड़ी थोड़ी सीखेंगे कि आपको हाई लेवल पे चीज़ें पता। बट आप मशीन लर्निंग के जितने एल्गोरिदम्स हैं, मशीन लर्निंग के जितनी टेक्निक्स हैं, वो आप डिटेल में सीखेंगे। लेकिन साल बाद आप कहते हैं नहीं यार, मशीन लर्निंग समझ नहीं आ रही, मुझे कुछ और करना है। फिर आप उसके ऊपर फोकस कर लेंगे। बट एक वक्त में यू विल फोकस ऑन वन थिंग एंड ट्राई दैट, कि आपके लिए वो चल रही है या नहीं चल रही। जंप नहीं करें। आज आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कल को आप जो है वो मोबाइल इंजीनियर हैं, परसों को आप नेटवर्क इंजीनियर हैं। तो इस तरह से मुश्किल हो जाएगा ना नेविगेट करना। तो पिक वन थिंग, लॉन्ग टर्म में पिक करें कि आपने 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके साथ क्या टैग लगेगा, कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे, कि आप क्या हैं। तो फोकस ऑन दैट टेक। आई थिंक दिस विल हेल्प। कि उसमें एक चीज़ फोकस करके उसका रोड मैप फॉलो करना आसान नहीं होता हमेशा। बट अब आपको पता है कि आपका मेन गोल ये है। बाकी चीज़ें आ रही हैं, आपने सीखते रहना है, बट इवेंचुअली आपने वापस उसी की तरफ आना है जो आपका मेन गोल है। अगर हमें ठीक। जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टैग को फोकस करना है, लाइक यू, आपके पास भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टैग है जिससे आपने स्केल किया है। सो व्हाट शुड बी फोकस ऑन? क्योंकि अच्छा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो मोबाइल का भी टेक स्टैक देख रहा होता है, वेब का भी देख रहा होता है, हाँ, ठीक। नहीं, मैं मोबाइल नहीं देखता ना। ठीक है, मैं मोबाइल इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे को मोबाइल का काम आएगा। मैं इधर उधर से सर्च करके कर्सर से काम करवा के कर रहा हूँ, मुझे खुद एक्सपर्टीज नहीं है मेरे पास, राइट। तो मेरे पास जो कोर एक्सपर्टीज है, मेरे पास बैक एंड डेवलपमेंट की है, कि अगर बैक एंड पे आपकी एप्लीकेशन है, वो एक यूज़र से लेकर आपने 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब यूज़र को भी आपने एक्सपेंड करना है, तो वो कौन कौन सा स्किल सेट है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है कि आपने, जैसे मेटा को जैसे 7-8 अरब लोग जो हैं, 7-8 वो ज़्यादा कह दिया मैंने, 4-5 अरब लोग जो हैं वो सारे प्लेटफॉर्म में क्रॉस फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, थ्रेड्स मिलाकर 4-5, 4-5 बिलियन, 4 बिलियन के करीब यूजर्स हैं। तो
कि अगर आपने इस तरह का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करनी हो जो तेज़ी से ग्रो होती है तो वो कैसे ग्रो करती है, राइट? ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। इसी तरह अब आपने देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या होंगी। अब अगर आप वेबसाइट की तरफ जाना है, ई कॉमर्स की तरफ जाना है, मोबाइल की तरफ जाना है, सबसे पहले तो आप एक चीज़ पिक कर लेंगे। पिक करने के बाद अब उसकी बेसिक्स से आप स्टार्ट करेंगे कि बेसिक में पहले आपने सिंपल बनाना है, वेबसाइट बनानी है जिसका बैकएंड भी चल रहा हो, फ्रंट एंड भी चल रहा हो, आपको डेटाबेस भी पता हो, आपको फ्रंट एंड भी पता हो, आपको बैकएंड भी पता हो, राइट? आप पहले तो बेसिक सीखेंगे। वो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बेसिक्स होती हैं, एपीआई कैसे बनेगी, डेटाबेस का टेबल कैसे बनेगा, यूआई का, रिएक्ट का कैसे बनेगा। फिर आप थोड़ा डीप जाते हैं कि आप इसको स्केल करना है। अब डेटाबेस को सीक्वल वर्सेस नो सीक्वल क्या होता है, राइट? एपीआई कितनी तरह की होती हैं, कैसे बनाई जा सकती हैं, फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट के अलावा क्या क्या होता है, आप इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। फिर आप बढ़ाते जाते हैं उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता, फिर आप नॉलेज की डेप्थ में जाते जाते हैं। तो अगेन वही, आप एक मोबाइल या वेब या बैकएंड या फ्रंट एंड एक चीज़ को पिक कर लें और उसका वो जो टी का जो ब्रेड्थ है पहले उसको देख लें। जब आप वो टी की ब्रेड्थ करेंगे उसमें कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो आपको रेजोनेट कर रहे होंगे कि ये मुझे ज़्यादा समझ आ रहे हैं, उनकी फिर आप डेप्थ में जाना स्टार्ट कर दें। फिर इवेंचुअली एक दो एरियाज ऐसे रह जाएंगे जिनकी आप डेप्थ में जाते जाएंगे, बाकी ब्रेड्थ पे रह जाएंगे ऊपर। थैंक यू। मेक सेंस? थैंक यू सो मच सर। सर क्या हम एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं? जी जी बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन। ऑलराइट मैम, महाजबीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मैं मतलब स्विच करना चाह रही हूँ कि मैं कंप्यूटेशन में मतलब कोई स्किल सीखूँ, लाइक पाइथन से स्टार्ट करूँ। लेकिन अभी ये जो आप मतलब के क्वेश्चंस का आंसर कर रहे थे, उनमें से उन्हीं क्वेश्चन में से आंसर्स में से मेरा एक क्वेश्चन है कि लाइक मैं सीख लेती हूँ पाइथन से को लेके, देन आई कोड पे, उस पे लीड कोड पे करती हूँ, डीएसए पे करती हूँ, मतलब अपना फोकस करती हूँ, अपनी पर हार्ड वर्क करती हूँ। देन मुझे अल्लाह ताला अगर दे देते हैं अगर जॉब, लेकिन वो फिर आप कह रहे हैं कि आप अगर जिनके पास ये मतलब कोर्सेज होते हैं कम, अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है सीएस से, तो थोड़े टाइम के लिए वो एम्प्लॉय रहते हैं। तो क्या फिर मुझे मतलब क्या रोड मैप हो मैं जिसको फॉलो करूँ, मतलब कि जो परमानेंट हो? अच्छा, तो आपका बैकग्राउंड क्या है वैसे? लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स में क्या स्पेसिफिकली? लाइक लैंग्वेज लर्निंग, कोई भी लैंग्वेज लर्निंग होती है, इसमें कंप्यूटेशन भी है, लेकिन वो देखें कंप्यूटेशन मेरी। एग्जैक्टली देखें, आपका लिंग्विस्टिक का ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तो एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं। अगर फर्स्ट कर मैं अकाउंटेंट हूँ, ठीक है, तो मुझे कंप्यूटर सीखना है, मैं कंप्यूटर सीख के अकाउंटेंट से मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर की तरफ जाऊंगा जो अकाउंटेंट्स की जॉब आसान करे। क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डोमेन एक्सपर्ट्स। अगर आप लिंग्विस्टिक के डोमेन एक्सपर्ट हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि आप, जैसे अब मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, जो जनरेटिव एआई है, ये है ही प्योर लिंग्विस्टिक्स ना। अब मैं उर्दू बोल रहा हूँ, वो उर्दू समझती है, उर्दू में मुझसे बात करती है एआई, ठीक है। कोई भी ज़बान बोलता हूँ वो उसको समझती है, उसमें बात करती है। तो एक तो आप इसको अपना फील्ड बना सकती हैं। अगर पाइथन सीख रही हैं, पाइथन सीख के आप जनरेटिव एआई की तरफ जा सकती हैं कि जनरेटिव एआई कैसे ज़ुबान को सीखती है और उसमें कैसे कम्युनिकेट कर सकती है। बट अगर जनरली आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है, और जैसे मैंने कहा कि जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज वाले होते हैं वो उनकी जॉब थोड़ा सा रहती है, ये इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर आप कीप अप करते हैं टेक्नोलॉजीज के साथ साथ ओवर द टाइम, आप रोड मैप पकड़ें एक पूरा। अगर आपने वेब डेवलपमेंट में भी जाना है, कहीं भी जाना है, आप एक रोड मैप पकड़ें पूरा कि 6 महीने का, लेकिन फिर उसके बाद रुके मत। जब आप वो कर लें, आपको कोई बेसिक जॉब मिल जाती है, अगले 6 महीने का रोड मैप पकड़ें। क्योंकि जो डिग्री जिसने की होती है उसे 4 साल लगाए हैं, 4 साल लगाकर उसको डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डेटाबेसेस, नेटवर्किंग, तो ये कुछ बेसिक कोर कोर्सेज हैं जो आते हैं। आप इनकी अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं ओवर द टाइम, तो आई थिंक यू बिकम, इतनी आसानी से रिप्लेसेबल आप नहीं बनती। मसला वो होता है जब आप लर्निंग रोक देते हैं। आपने एक टूल पकड़ा, टूल को सीख लिया, आपने कहा बस मुझे जॉब मिल गई है तो आई विल स्टॉप लर्निंग। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। टेक इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरा करियर देखें 13-14 सालों का है, इसके दौरान ही इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, पीएचपी डेवलपमेंट से लेकर, और हम कर्सर से डेवलपमेंट करवा रहे हैं। तो अगले 10 सालों के अंदर तो पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, एजेंट्स आ जाएंगे, चीज़ें आ जाएंगी। तो आपने ओवर द टाइम खुद को रोड मैप देते जाने हैं और चीज़ें सीखते जानी हैं। अगर आप वो चीज़ें सीखते जाती हैं जो फ्यूचर की नीड है, तो आई थिंक यू कैन इजीली स्टे इन द रेलिवेंट इन द मार्केट। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।
अच्छा, फील फ्री टू, एक तो सीफ अहमद का भी सवाल था। अब अगेन आई डोंट वांट टू स्किप द लाइन, क्योंकि 3-4 लोग पहली लाइन में। जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी और लिंक्डइन। किसी का कोई सवाल है, डेफिनेटली आई कैन आंसर, जब मेरे पास फॉर श्योर वट एवर आई नो अकॉर्डिंग टू दैट। बाकी आई वुड रिकमेंड अगेन ऑल द स्टूडेंट्स कि अपने बेसिक्स पे फोकस करें, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, एल्गोरिदम्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें। लिंक्डइन से नेटवर्क बढ़ाएं, जॉब्स को अप्लाई करें, ट्राई फॉर इंटरनेशनल जॉब्स, और ट्राई टू लर्न ऑल द न्यू एआई टूल्स जो इस वक्त आ रहे हैं, और इनको अपनी सीवी में मेंशन करें, और एआई के अंदर अपना करियर बनाने की कोशिश करें। आई थिंक दैट्स द फ्यूचर। दैट्स ग्रेट सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर बहुत ज़्यादा आपने क्यूरीज को एड्रेस किया है, बहुत डेप्थ में जाके हर किसी के पर्सनल क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल न्यू पार्टिसिपेंट जिन्होंने अभी आईकोड ग्रुप का ये वेबिनार ज्वाइन किया है कि वो आईकोड ग्रुप रजिस्टर करें। आईकोड ग्रुप पे 24 आवर्स हम सारे इसी चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से स्किल सीखनी है, किस तरह से फुली फंडेड स्कॉलरशिप को ग्रैब करना है। तो ये सारी क्यूरीज वहाँ पे भी रिजॉल्व हो जाएंगी। जिनके जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं यहाँ पे, वो सर को लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं, और आईकोड ग्रुप के जो सिलेक्ट चैनल है उस पर भी अपनी क्यूरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और ट्रैवलिंग के बाद आके डायरेक्ट वेबिनार देना। तो सर वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। सर। थैंक यू, इट वाज ऑनर एज वेल फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़।